पूजा जी कैमरा ऑन कर लो। अच्छा, दो पूजा हो गई। अब कल जो मैंने एक रात को एक वीडियो सेंड की थी वो किस किस ने देखी? ऐसे हाथ ऊपर कर लो अगर देखी है तो। मतलब 2 मिनट भी देखी है तो। 2 मिनट देखी है। और पूरी जिसने देखी है वो हाथ ऊपर रखो। और अष्टांग योग जिसको समझ में आ गया, मतलब एक एक कॉन्सेप्ट सा थोड़ा सा क्लियर हुआ, वो भी हाथ ऊपर कर सकते हैं। किसी को नहीं हुआ? अच्छा, हुआ है। चलिए, आज हम सीखेंगे हठ योग। मतलब सीखेंगे नहीं, समझेंगे। क्योंकि सीखना क्या है? सीखना मतलब जब हम कोई काम तभी कर पाते हैं जब हमें उसके पीछे की वजह पता हो कि हम उस चीज़ को क्यों कर रहे हैं। तो आज की और कल की जो क्लास, कल जो हुआ एक क्लास, और आज की जो क्लास है वो मोस्टली थ्योरेटिकल है उसमें। लेकिन वो एक वजह जान रहे हैं हम कि ये सारा जो योग का की जो प्रैक्टिस है क्यों की जाती है। अभी तो हम फिलहाल यही समझते हैं कि योग का मतलब है आसन, वो अपने आसन प्राणायाम करके बीमारियों को ठीक कर लेना, है ना। तो वो चीज़, वो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। तो उससे पहले एक छोटी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लेंगे। एक लंबा अपने जो भी श्वास की जो गति चली हुई है उसे आंख बंद करके चेक कर लेंगे। आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करते एक दूसरी दुनिया शुरू हो जाती है। अभी कोई श्वास का एक पैटर्न चला हुआ होगा, अभी एक कोई गति चली हुई हुई होगी, उसे चेक करो कैसा श्वास चला हुआ है। लंबा है, छोटा है, जो भी श्वास की गति है उसे चेक करना है। अब धीरे धीरे उस श्वास को लंबा कर देना है। मतलब जो इनहेल और एक्सहेल हैं उनको थोड़ा लंबा खींचने की कोशिश करो। कि जब श्वास भरना है तो धीरे धीरे लंबा भरने की कोशिश करो, और फिर धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करो। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कोशिश करो कि आपका नियंत्रण हो आपकी श्वास के ऊपर। एक तो रेगुलर ब्रीदिंग है जो अपने आप चलती रहती है ऑटोमेटिक। अभी आपको थोड़ी कंट्रोल्ड ब्रीदिंग करनी है सिर्फ 1 मिनट के लिए। कि 1 मिनट तक आपका श्वास आपकी मर्जी से आए। मतलब लंबा आए लंबा जाए। कोशिश करें। थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करो अपने श्वास को। थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए तो थोड़ा सा और लंबा खींचने की कोशिश करो। कोशिश करो 5 सेकंड में इनहेल हो, 5 सेकंड में एक्सहेल हो। जिस भी भगवान को, परमात्मा को, जिस भी शक्ति को मानते हैं उस मंत्र को भी, उसके मंत्र को भी जाप कर सकते हैं। जैसे ओम के साथ लिया, ओम के साथ छोड़ दिया, मानसिक जाप। मतलब अपने श्वास के साथ अपने मन को भी जोड़ देना है। कि जब श्वास आए तो आपको पता हो कि हाँ सांस आया। अब श्वास बाहर जाए तो आपको पता हो, अनकॉन्शियसली ना हो।
अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए श्वास को कुछ सेकंड के लिए अंदर रोक दीजिए। श्वास अंदर भरा, कुछ सेकंड तक कुंभक किया, रोक के रखा। 5-10 सेकंड जितना आराम से हो जाए। डीप इनहेल करके थोड़ी देर होल्ड करो, और जब अनकंफर्टेबल लगने लगे तब धीरे धीरे छोड़ दो। फिर से इनहेल करो, सिर्फ 3-4 बार इस एक्सरसाइज को रिपीट कर लेंगे। और श्वास भरते हुए महसूस करेंगे कि आपकी बॉडी, माइंड और ब्रीथ एक साथ कनेक्ट हो गए हैं। वो ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, लेकिन अभी क्या है कि शरीर कहीं है, श्वास कहीं है और मन कहीं है, तो उनको कनेक्ट कर देना है। बॉडी को तो कनेक्ट कर दिया हमने स्थिर बैठ के, श्वास को कंट्रोल कर लिया हमने, और साथ में अपने मन को भी जोड़ देना है उसके साथ। श्वास भरें तो महसूस करें कि एक नई ऊर्जा आई, एक नई शक्ति, एक नई उमंग, एक नई हीलिंग एनर्जी पूरे शरीर में फैल गई। श्वास को रोक के रखा तो उसे एक एक सेल तक पहुंचने दें। श्वास बाहर निकालें तो महसूस करें अंदर की जो हैवीनेस थी, जो तनाव था, जो खिंचाव था, जो आलस्य था, वो सब बाहर चला गया। एक बार और कर लें, धीरे धीरे श्वास भरें, ऊर्जा को अंदर लें, श्वास को रोक के रखें, उस ऊर्जा को पूरे शरीर में फैलने दें। फिर धीरे धीरे अंदर की हैवीनेस को बाहर छोड़ दें। अपने शरीर को, मन को, श्वास को यहीं प्रेजेंट में अपनी क्लास में ले आइए। बाहर का कोई पैटर्न चला हुआ था तो उसे छोड़ देना है, अपने आप को पूरी तरह से उपस्थित कर लेना है। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ाई करता था तो ना तो मतलब मेरा शरीर तो स्कूल में होता था, श्वास का तो पता ही नहीं था कि आ भी रही है, लेकिन मन कहीं और होता था पूरे टाइम पर। फिर जब लास्ट में टीचर पूछता था कि क्या पढ़ा हमने, तो मुझे कुछ नहीं पता होता था। अब बहुत ही नालायक स्टूडेंट था, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे वाली बात आपके साथ ना हो। जब मैं लास्ट में पूछूं कि क्या हमने पढ़ा तो आपको याद हो। समझ गए जी? हाँ। तो आज हम बात करेंगे हठ योग के बारे में। कल अष्टांग योग हमने पढ़ा था, योग पढ़ा था। योग का मतलब कनेक्शन, जुड़ना, यूनिटी, है ना। किसी भी चीज़ को, कर्ता को कर्म से जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना योग है। ऐसे ही हम अभी स्टडी कर रहे हैं, एक एक कनेक्शन हमारे बीच में है, वो भी योग ही है। ठीक है, शिक्षा भी एक टाइप से योग है। जहाँ भी दो चीज़ें जुड़ती है वो योग है। लेकिन यहाँ पे योग में हम काम करते हैं स्पिरिचुअली जोड़ने का, अपने आप को खुद से जोड़ने का, परमात्मा से जोड़ने का, ये सारी चीज़ें यूज होती हैं। योग की हमने कल अष्टांग योग के बारे में जाना था। यम नियम आसन, यम सोशल डिसिप्लिन, नियम सेल्फ डिसिप्लिन, आसन स्थिरता सुखपूर्वक, प्राणायाम ब्रीथ कंट्रोल, प्रत्याहार अपने इंद्रियों को अंदर मतलब अपने मन को अंदर अंतर्मुखी करना, धारणा कोई टारगेट लेना, ध्यान उस टारगेट में लगातार बने रहना, उस काम को लगातार करते रहना, और समाधि अपने आप को भूल के उसी काम में बिल्कुल लीन हो जाना। ठीक है, ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी मैं आपको उस तरीके से समझा रहा हूँ जिस तरीके से आपको वो समझ में आए। ठीक है, ज़्यादा मैं फिलोसफिकल टर्म्स यूज करूँगा, ज़्यादा सूत्र यूज करूँगा तो आपको ऐसा आपका माइंड अभी ब्लॉक हो जाएगा उस चीज़ से।
मतलब उसको लगेगा कि ये तो हमारे बस की बात नहीं, ये थोड़ा मुश्किल है। तो महर्षि पतंजलि का जो योग सूत्र था, योग सूत्र ने परिभाषा योग की क्या बताई? योग चित्त वृत्ति निरोध। हमारे जिम में भी लिखा हुआ था ना, पीछे जब हम योग करते थे तो पीछे लिखा हुआ था। तो उसका मतलब है कि योग, योग का मतलब है चित्त की वृत्तियों को का निरोध करना। पूजा जी पहले एक बार माइक ऑन करो आप, आज जिन्होंने ज्वाइन किया है, जो दूसरी वाली पूजा है। कल तो एक हम सब की बात हो गई थी। पूजा जी माइक ऑन करो, पूजा रोचवानी जी, माइक का ऑप्शन होगा आपके पास। रुको मैं देता हूँ आपको ऑप्शन, देखो अभी आया होगा। हाँ हरिओम जी, सर। प्रणाम जी। पहले कुछ किया है योग में आपने? बिल्कुल हाँ बिगनर सर हो? मैंने हाँ जी हाँ बताइए। सर मैंने एमएस यूनिवर्सिटी से योगा का कोर्स किया है। फिर उसके बाद मैंने इंटरनेशनल योगा अलायंस का 300 आवर्स का किया है। 300 आवर्स का किया है, कहाँ से किया हुआ है? टीटी। यहाँ बड़ौदा से ही। अच्छा, ठीक है। हाँ मतलब पहले है ना, थोड़ी सी नॉलेज आपको पता है। ठीक है। हाँ सर मैं हाँ हाँ। मतलब एक्चुअली जिम इंस्ट्रक्टर भी हूँ। 10 साल से इस फील्ड में हूँ, बट योगा में अभी 2 साल से हूँ। हाँ हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो योग चित्त वृत्ति निरोध, अष्टांग योग के अनुसार क्या है योग? चित्त की वृत्तियों का निरोध। मैंने बताया कि अष्टांग योग में किसी आत्मा परमात्मा की बात नहीं की गई, वो एक साइंटिफिक वे बता दिया गया कि साइंस की तरह हम योग को जानते हैं। चित्त क्या है? मन। ठीक है। चित्त की और भी डेफिनेशंस हैं, लेकिन एक मोटा मोटा आप समझ लो, अपना माइंड जो है वो चित्त है। और वृत्तियाँ क्या हैं? उसके अंदर जो विचार उठते हैं, जो भावनाएं उठती हैं, जो इमोशंस उठते हैं, जो सेंसेशंस उठती हैं, वो वृत्तियाँ हैं। और निरोध क्या है? उनका नियंत्रण करना, उनको कंट्रोल कर लेना। चित्त को आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे पानी है, एक पानी का तालाब है, ठीक है, वो चित्त है। उस पानी के तालाब में कंकर हमने डाल दी, वो बाहर की चीज़ें हैं, वो कंकर जो है वो सब्जेक्ट हैं। जो मान लो मेरे सामने कोई आया कि उसने कुछ बात बोली, वो कंकर उसने डाल दिया। उसके बाद मेरे चित्त में जो लहरें पैदा हुई, वो वृत्तियाँ हैं। मतलब आपके घर में किसी से कोई बात हुई, आपके सामने कोई आया, उसने कुछ बात हुई या कोई घटना घटी, जैसी भी, उससे आपके अंदर जो सेंसेशंस पैदा हुई, जो इमोशंस पैदा हुए, कुछ अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, है ना। हो सकता है लड़ाई हो जाए तो गुस्सा आ जाए, हो सकता है बहुत अच्छा हैप्पीनेस आ जाए, खुशी हो जाए, कोई आपकी तारीफ कर दे तो वो जो लहरें जो हैं वो वृत्तियाँ हैं। जो सेंसेशंस जो बॉडी मन में, माइंड में पैदा होती हैं, वो वृत्तियाँ हैं। और निरोध क्या है? उनको रोकना। तो महर्षि पतंजलि ये कहते हैं कि जब चित्त के अंदर वो लहरें पैदा होनी बंद हो जाती हैं, या हम उनको नियंत्रित कर लेते हैं, दबाना नहीं, जबरदस्ती नहीं, लगातार अभ्यास और वैराग्य के साथ जब हम उनको नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं, सीख लेते हैं, तब हम एक योगी हो जाते, तब योग की अवस्था होती है वो। मतलब आपने किसी को देखा या किसी कोई घटना आपके सामने हुई, आप बिल्कुल न्यूट्रल हो, आप ना तो उसके बारे में अच्छा सोच रहे हो, ना उसके बारे में बुरा सोच रहे हो। उस चीज़ ने आपके ऊपर ना तो अच्छा इफेक्ट डाला, ना बुरा इफेक्ट डाला, ना कोई गुड वाइब्रेशन पैदा हुई, ना कोई बैड वाइब्रेशन पैदा हुई। गीता में कहा है इसे समतवम योग उच्यते, संतुलन के भाव, बिल्कुल समान रहना हर परिस्थिति में, वो योग है। वही बात योग सूत्र में कही, जब चित्त की वृत्तियां उठनी, लहरें उठनी बंद हो जाए अंदर से, तो वो एक स्टेट है। अभी तो क्या है, हम ज़बरदस्ती करते हैं, लेकिन वो एक स्टेट आ जाती है, आप सम से हो जाते हो, मतलब एकदम बिल्कुल स्थिर से हो जाते हो। आपको, आपका मन होता है तब आप अपने आप को डिस्टर्ब होने दे, मतलब मान लो अगर कोई सेंसेशन आपको पैदा करनी है, फिर आप समझोगे कि अगर चित्त ऐसे हो गया तो हम सोचेंगे क्या, अपने काम कैसे करेंगे। वो आपके कंट्रोल में होगी। जब आप चाहोगे, जब स्थिर हो जाओगे, जब आप चाहोगे तब आप काम भी करोगे, सब कुछ करोगे, मतलब आपका एक नियंत्रण आपके ऊपर आ जाएगा। ठीक है। तो गीता में भी यही कहा है, समत्वम योग उच्यते। महर्षि पतंजलि ने कहा योगश्चित्तवृत्ति निरोध। और ऐसे ही
हठ योग की अभी हम जानेंगे क्या है। तो अपने माइंड को की जो वाइब्रेशन, जो सेंसेशंस हैं, उनको कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, वो योग की डेफिनेशन है। उसको उस स्टेज तक पहुंचने के लिए, वो एक स्टेट ऑफ माइंड है, उस स्टेज तक पहुंचने के लिए कुछ चीज़ों का अभ्यास किया जाता है, जो कि अभी हठ योग में हम जानेंगे कि वो ठीक है, वो स्टेज तो आ जाएगी, लेकिन अभी थोड़ी आएगी। अभी मैं बात बता दूंगा तो थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा आपका। उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल आपको करना पड़ेगा। हठ योग कहता है कि भाई हमें नहीं पता आत्मा परमात्मा का, ठीक है। हम तो जानते हैं अभी हम एक शरीर हैं, और इसमें बीमारी होती है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, दर्द होता है। पेट में दर्द है तो दर्द होगा, ठीक है। आत्मा होती होगी, परमात्मा होता होगा बाद में, लेकिन अभी तो हम बीमार हैं। जैसे कि कल मैंने बताया था, कल मैं बात कर रहा था योग की, और आप सोच रहे थे बीपी शुगर की। तो हठ योग बिल्कुल ईमानदारी के साथ चलता है। हठ योग ये कहता है कि भाई हम तो बीमार हैं अभी फ़िलहाल, आत्मा परमात्मा तो बुढ़ापे में सोचेंगे जैसे लोग सोचते हैं, मतलब बाद की बात है। वो तो हमारे नेक्स्ट क्लास की बात है ना। अभी तो हमें नहीं पता, अभी तो शरीर है, कहीं सर्वाइकल है, कहीं थायराइड है, कहीं कुछ है। तो फिर हठ हठ योग एक प्रैक्टिकल अप्रोच देता है कि भाई पहले एक काम करो, तुम योग जो परमात्मा आत्मा वाला जो जुड़ाव है वो बाद में करना, पहले तुम अपने शरीर को ठीक कर लो। उस स्टेज तक पहुंचने से पहले अपने शरीर को ठीक करो। मैंने बताया था जैसे दिल्ली से मुंबई जाना है, तो जिस गाड़ी में बैठ के हम जाएंगे, मुंबई जाना परमात्मा है, दिल्ली हम अभी फ़िलहाल हैं। यहाँ से वहाँ तक जो जाना है, वो जो सफ़र है वो योग की यात्रा है, और वो पहुँचना योग है। लेकिन जिस गाड़ी में बैठ के जाना है वो ये शरीर है, अभी जो बीमार है। रियलिटी क्या है? महात्मा बुद्ध ने कहा था सत्य से शुरू करना, अपना हर चीज़ को ट्रुथ देखना। जब चित्त की वृत्तियां, जब सेंसेशंस उठना बंद हो जाएंगी, तब क्या होगा? आपको सत्य दिखाई देना शुरू हो जाएगा। सत्य कोई ऐसा नहीं कि महात्मा बुद्ध एक दिन बैठे थे और पेड़ के नीचे और एकदम से कोई ज्ञान टपक पड़ा उनके ऊपर, ऐसा नहीं। सत्य का मतलब उनको समझ में आ गया कि एज इट इज़, जैसी सिचुएशंस हैं, रियलिटी। अभी तो हम सिचुएशंस को देखते हैं अपने माइंड के फिल्टर के द्वारा। कोई एक पर्सन हमारे सामने आया तो हमने एक बीच में अपने माइंड का एक थॉट्स का फिल्टर लगाया हुआ है। हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसको कैसे जज करते हैं, वो दिखने में कैसा है, वो बात करने में कैसा है, उसको एक जजमेंट के साथ देखते हैं। जब सत्य के साथ देखेंगे तो वो नॉन जजमेंट के साथ देखेंगे हम उसको। समझ गए? तो जब बिल्कुल स्थिर माइंड होगा, कोई सेंसेशन नहीं होगी, तो जो चीज़ जैसी है वैसी दिखेगी। अभी तो हमें सामने मिठाई रखी है तो वो, उसका टेस्ट भी हमारे अंदर है, उससे जो खाया है हमने कभी, उसको एक्सपीरियंस भी हमारे अंदर है। लेकिन जब हम स्थिर हो जाएंगे तब हमें वो मिठाई दिखेगी, और किस मटेरियल से बनी है, उसमें क्या क्या पड़ा है, उसकी पूरी एक टाइप से जो रियलिटी है वो पता चलेगी। अभी तो हम मिठाई दिखते ही हमारा माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, एक सेंसेशंस पैदा हो जाती है हमारे अंदर। तो उन सेंसेशंस को कंट्रोल करना ही योग है। तो हठ योग में क्या कहा? शरीर को पहले ठीक करना है। तो हठ योग की जो परंपरा बताई मैंने, भगवान शिव से शुरू हुई। भगवान शिव ने पहली जो किताब, जो अ, भगवान शिव ने तो पार्वती को बताया, लेकिन वहाँ से फिर जो ऋषियों ने, मैंने बताया था, नाथ संप्रदाय से, और वो सारी जो चीज़ें, वो नॉलेज जो हुई, वो पहली जो बुक हुई उसका नाम है शिव संहिता। शिव संहिता, उसमें क्या है कि योग की नॉलेज दी गई है, कि जो शिव ने जो पार्वती को ज्ञान दिया था वो सारा ज्ञान उसमें लिखा हुआ है। तो उसमें अलग अलग ध्यान के तरीके बताए गए हैं, अपने शरीर को ठीक करने के तरीके बताए गए हैं, प्राणायाम बताए गए हैं, थोड़ा सा गूढ़ ज्ञान उसके अंदर है, ठीक है। उसमें ज़्यादा आसनों का और उन चीज़ों का नहीं, सिर्फ एक दो आसन बताया है, एक दो प्राणायाम बताया है, बाकी ध्यान का अलग अलग टाइप के तरीके बताए हैं। वो एक टाइप से सार जो ग्रंथ है वो शिव संहिता है, हठ योग का। उसके बाद उस शिव संहिता को स्वामी स्वात्मा राम ने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। हठ योग पर दीपिका, क्या नाम है? हठ योग पर दीपिका। एक ये ऐसी पतली सी बुक है, इतने सा है बस, ये ग्रंथ है ये एक टाइप का। और ये इतना तो तब है जब ये एक्सप्लेन किया हुआ है। हाँ, ज्योति जी के पास यही है। इतना तो ये तब है जब ये एक्सप्लेन किया गया है। बिना एक्सप्लेन तो ये मत समझ लो कि अगर इस पे लिखा जाए तो 2-4 पेज पे ही आ जाएगा। फिर हठ योग प्रदीपिका में एक कॉन्सेप्ट बताया गया है हठ योग का।
उसके बाद फिर हम ऋषि घेरंड ऋषि हुए, उन्होंने इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया और थोड़ा वाइड कर दिया, थोड़े से आसन और जोड़ दिए, थोड़ी क्रियाएं और जोड़ दी। तो आज हम बेसिक हठ योग जो है, जो शुरुआत में हमें पता होना चाहिए, वो हम जानेंगे। पहले तो जान लेते हैं हठ योग। जो हठ हठ जो योग, योग का तो हमने समझ लिया कनेक्टिविटी। हठ योग को अभी लोग जो समझते हैं, और मैंने कई वीडियोज में भी देखा, लोगों को लगता है कि हठ का मतलब होता है ज़बरदस्ती, है ना। ऐसा होता है कि ज़बरदस्ती जो किया जाए वो योग, मतलब जो खींचतान के किया जाए वो योग, या महीनों किसी एक आसन में खड़ा रहा जाए वो योग नहीं। हठ योग का मतलब ये नहीं है। हठ दो चीज़ों, दो शब्दों से बना है और ठे। है का मतलब है आपकी इड़ा नाड़ी, और ठे का मतलब है पिंगला नाड़ी। अब नाड़ियाँ क्या हैं वो समझाता हूँ आपको। हम शिव और शक्ति से बने हुए हैं, हम दो दो एनर्जी से बने हुए हैं। एक को आप अर्थ एनर्जी कह सकते हैं, जो इस संसार की ऊर्जा है, जिसको माया बोलते हैं, शक्ति की जो ऊर्जा है, और एक सोर्स की जो ऊर्जा है जहाँ से हम पैदा हुए हैं। तो ये दो शिव और शक्ति से हम बने हुए हैं। साइंटिफिक वे में देखें तो हमारा एक लेफ्ट ब्रेन है, एक राइट ब्रेन है, समझ गए। लेफ्ट ब्रेन जो है वो फीमेल एनर्जी की तरह है, वो फीमेल माइंड सेट है, मतलब उसमें क्रिएटिविटी बनी हुई है, वो पैसिव माइंड सेट है। और जो राइट जो ब्रेन है, एक समझ लो, वो अग्रेसिव माइंड सेट है, वो मेल एनर्जी है। मतलब ये समझ लो हमारे अंदर शिव एक साइड है, शक्ति एक साइड है। आपने वो शिव शक्ति का एक पिक्चर बनी होती है, दो रूप में एक साथ, वो देखी होगी। तो उसका मतलब यही है कि हम सबका आधा शरीर माँ से बना है, आधा शरीर पिता से बना हुआ है, ठीक है। तो वो दोनों एनर्जी हमारे अंदर है। तो जो एक एक साइड की जो नाड़ी है वो ईड़ा नाड़ी होती है, एक साइड की जो है पिंगला नाड़ी। नाड़ियाँ मतलब इनको कनेक्शन जिनसे हमारा जिनके द्वारा प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में जाती है। तो हम शिव से बने हैं, शक्ति से बने हैं। इस शिव और शक्ति को मिला देना, अभी फिलहाल क्या है कि हमारा एक ब्रेन ही एक बार में काम करता है। अभी एक एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। ऐसे नाक बंद करो एक, और एक नाक से सांस लो। एक नाक बंद करो, एक नाक से सांस लो। चेक करो सांस, सांस की गति चेक करो। एक नाक से सांस लो किसी से भी, फिर दूसरे से लो। इसमें देखोगे कि एक नाक में हल्का श्वास है, एक में भारी है। लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास किसका चला हुआ है इस समय पे? हाथ ऊपर करो। लेफ्ट नोस्ट्रल से, लेफ्ट में हल्का श्वास किसकी है? ठीक है। और राइट में किसके हैं? राइट नोस्ट्रल से जो हल्की जो श्वास, आराम से सांस आ रहा है, एक से थोड़ा हैवी ब्रीथ होगा, एक से लाइट ब्रीथ होगा। तो उसका मतलब ये है कि जिसका राइट से जो हैवी, राइट से जो इजी ब्रीथ है, अगर नॉर्मल सांस आपका राइट से आराम से आप ले पा रहे हो, तो भी जो सूर्य की जो ऊर्जा है आपके अंदर, यानी शिव की जो शक्ति है, वो एक्टिवेट है। और अगर लेफ्ट से आप ले पा रहे हो, तो जो शक्ति की जो ऊर्जा है, जो माँ की जो ऊर्जा, जो फीमेल एनर्जी है, वो एक्टिवेट है। अब इनका संबंध क्या है? जो फीमेल एनर्जी है वो शांत है, मतलब ऐसे फीमेल शांत होती नहीं, लेकिन एनर्जी शांत होती है, ठीक है। वो उनका राइट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। और जिनका राइट ब्रेन एक्टिव है वो शिव की ऊर्जा है। अब अब अगर आपको नोट किया जाए, आपसे पूछा जाए, तो जिनका राइट नोस्ट्रल से सांस चला हुआ है, उनको यहाँ बैठ के आराम से बात सुनने में दिक्कत हो महसूस होगी। उनको लगेगा कि बस यहाँ से उठ के चले जाए और कुछ ना कुछ कर लें, कि यहाँ बैठ के ऐसे बैठना मुश्किल होगा उनको। और जिनका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव है, उनको बड़ा मज़ा आया होगा कि अब बैठ के आराम से सुनते रहें। क्यों? क्योंकि वो पैसिव एनर्जी से कनेक्ट हैं, वो अपने लेफ्ट ब्रेन से कनेक्ट हैं, वो कंसंट्रेट कर पाएंगे। दोनों ऊर्जाओं का अपना बेनिफिट है। अगर एक्सरसाइज मैं करवाने लग जाऊं अभी, तो जो राइट ब्रेन वाले हैं वो अच्छा कर पाएंगे, जो लेफ्ट ब्रेन वाले हैं वो कहेंगे कि सर छोड़ो ना, ऐसे ही समझा दो बस बैठा के। तो ऐसे हम दो ब्रेन से जुड़े हुए हैं। आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। योग में उन्हें कहा है ईड़ा और पिंगला नाड़ी, शिव और शक्ति की ऊर्जा।
चाइनीज में उनको बोलते हैं यिन और यांग की ऊर्जा। और वैसे हम बोल सकते हैं एक चंद्रमा है, आपका लेफ्ट ब्रेन मून से कनेक्टेड है और राइट ब्रेन आपका सन से कनेक्टेड है। मतलब जब हम, हमें व्हाइट सीमेंट लगा रहे हैं। हाँ जी कुछ बोल रहे हो समृता जी? Yes sir, sir my internet is not working properly. मुझे कोई बात नहीं, प्रॉब्लम हो बीच रही है बीच सर, में आप मैं जितना बाहर आ, हो सके कर लो, नहीं तो रिकॉर्ड में यस कर रहा सर, हूँ, आपको भेज दूंगा मैं। ओके सर। हाँ सर जी। मैं बाहर आके बैठी हूँ अभी, शायद यहाँ आ जाए नेटवर्क तो। हाँ आ जाएगा। बाकी की चीज़ें ठीक, बंद कर दो, कई बार क्या होता है कि बैकग्राउंड में कई सारी एप्लीकेशन चली होती है, वो नेट को यूज कर रही होती है। ओके ओके सर। तो जो राइट ब्रेन है आपका सन से या शिव से या मेल एनर्जी से कनेक्टेड है, उसको हम दिन की तरह मान सकते हैं, जैसे दिन में हम एक्टिव रहते हैं। लेफ्ट ब्रेन की जो ऊर्जा है, जो ईड़ा नाड़ी की जो ऊर्जा है, जो चंद्रमा की जो ऊर्जा है, उसको हम अ, रात की तरह समझ सकते हैं कि हम रात में सो जाते हैं, वो पैसिव एनर्जी है। अब क्या होता है नॉर्मली कि 1 घंटा हमारा राइट ब्रेन काम करेगा, फिर 1 घंटा लेफ्ट ब्रेन काम करेगा, फिर 1 घंटा राइट ब्रेन काम करेगा, फिर 1 घंटा लेफ्ट ब्रेन काम करेगा। तो ऐसे 24 घंटे ये पैटर्न चेंज होता रहता है। मतलब 24 घंटे हैं तो उसमें से 12 घंटे आपका लेफ्ट ब्रेन या ईड़ा नाड़ी काम करती है। प्राण का जो प्रवाह, जो एनर्जी जो है, वो ईड़ा नाड़ी नाड़ी में सप्लाई होती है। और 12 घंटे अल्टरनेट ऐसे चेंज हो के सबका थोड़ा सा रिदम का पैटर्न चेंज होता है। मतलब ऐसा नहीं कि 1 घंटा ही, ऐसे एक बताया मैंने अंदाजे से, लेकिन वो किसी का हो सकता है 1.5-2 घंटा एक चले, 1.5-2 घंटा एक चले। एक पुराना कॉन्सेप्ट है हमारा, जैसे कुछ भी खाओ तो कहते हम गरम ठंडे को बड़ा मानते हैं कि ये चीज़ गरम है, ये ठंडी है ना, कि ये खा लो, ये गर्म है, ये ठंडी है। इसका मतलब एक्चुअल में उसका मतलब ये नहीं कि उससे टेम्परेचर कुछ फ़र्क पड़ेगा। उसका मतलब ये है कि वो उस ऊर्जा से जुड़ी हुई चीज़ है, कि वो सूर्य ऊर्जा है। जैसे ड्राई फ्रूट्स को हम गर्म मानते हैं क्योंकि उससे जो सन की एनर्जी है वो बढ़ती है हमारे अंदर। जो गर्मी जो है, एग्रेसिवनेस बढ़ती है। और जो ठंडी चीज़ें हैं, जैसे बनाना खाओ आप तो ठंडा बोलते हैं उसको, तो मतलब उसमें मून एनर्जी है, वाइट कलर है ना उसका, देखो। तो ऐसे इंटरकनेक्टेड हैं बहुत सारी चीज़ें। तो उन दोनों ऊर्जाओं को अपने अंदर, अभी तो हम एक, मतलब ये जो द्वंद्व है अंदर का, जो ड्युअलिटी है हमारी, इस ड्युअलिटी को मिला देना, एक साथ यूज करना। हठ योग कहता है कि जब हम है और ठय को मिला देते हैं, जब दोनों एक बार में ही हम शिव की ऊर्जा को भी यूज कर रहे हैं, शक्ति की ऊर्जा को भी यूज कर रहे हैं, तब हम योग की स्टेज में होते हैं। अभी भी कुछ टाइम के लिए हमारा माइंड, थोड़ी सी देर के लिए, कुछ मिनट के लिए, जब ये माइंड का जो सिस्टम चेंज होता है, दोनों नाक से इजी ब्रीथ चलेगा, आपका हल्का श्वास चलेगा, तो उस टाइम पे वो दोनों जब नोस्टल एक्टिव हो जाते हैं, दोनों नाड़ियाँ जब एक्टिव हो जाती हैं, दोनों ऊर्जाएं हमारे अंदर एक्टिव हो जाती हैं, तो एक तीसरी ऊर्जा बनती है जिसको सुषुम्ना नाड़ी कहा गया है। लेफ्ट में हमारी ईड़ा नाड़ी, राइट में हमारी पिंगला नाड़ी। ईड़ा मतलब चंद्रमा, पिंगला मतलब सूर्य ऊर्जा, शिव ऊर्जा, शक्ति ऊर्जा। ठीक है, तो इन दोनों को एक आप पिक्चर में आपको भेजूंगा, वो ऐसे इंटरकनेक्ट करती हैं। तो जब दोनों ऊर्जा एक साथ चलती हैं तो तीसरी नाड़ी पैदा होती है जिसको हम सुषुम्ना कहते हैं। साइंटिफिकली देखें तो हम दोनों ब्रेन से, एक मिड ब्रेन नाम की एक चीज़ आपने कभी पढ़ी होगी, कि जब हम अपने दोनों ब्रेन को यूज करना शुरू करते हैं तो ब्रेन का एक तीसरा हिस्सा है जो दोनों के बीच में है, वो एक्टिव हो जाता है। जब वो एक्टिव हो जाता है तो उसके अंदर फिर आपके अंदर जो अभी जितना हम ब्रेन, मान लो अभी हम अपने ब्रेन का 5-10% यूज कर रहे हैं, वो आप ब्रेन का मैक्सिमम यूज करना शुरू कर देते हैं। तो वो एक टाइप से योग की स्टेज है। ठीक है, तो हठ योग का मतलब हो गया अपनी ईड़ा नाड़ी पिंगला नाड़ी को मिला के जो कुंडलिनी शक्ति को जागृत, कुंडलिनी का मतलब समझ लो कि उस ऊर्जा को, तीसरी जो ऊर्जा है उसको जागृत करना, वो हठ योग की स्टेज है। अब उस स्टेज तक पहुंचने के लिए, और जब वो स्टेज आती है तो अपने आप चित्तवृत्ति या निरोध अपने आप हो जाती हैं, सारी चीज़ें अपने आप, योग शुरू हो जाता है आपका। तो जब वो नाड़ियाँ मिलती हैं तो उस स्टेज तक पहुंचने के लिए क्या किया जाता है? योग अभ्यास। अगर वो शरीर बीमार है तो वो नाड़ियाँ नहीं काम करेंगी आपकी, उससे पहले प्योरिफिकेशन करना पड़ेगा, शरीर को ठीक करना पड़ेगा। तो फिर उस यात्रा के लिए सबसे पहला जो स्टेप बताया है, आसन। आसन क्या चीज़ है
किसी पर्टिकुलर पोजीशन में खुद को रोक के रखना। अभी जिस पोजीशन में आप बैठे हो, स्थिर होके, बताया था स्थिर सुखम आसनम, जहाँ आप स्थिरता महसूस कर सको, सुख महसूस करो, वो आसन है। लेकिन जब शरीर को ठीक करना हो, मान लो आपके शरीर बॉडी के अलाइनमेंट बैलेंस को ठीक करने के लिए, आपके मसल्स को स्वस्थ करने के लिए, आपके जॉइंट्स को ठीक करने के लिए, फिर धीरे धीरे अलग अलग आसनों के बारे में भी बताया गया है। आसन आपके बॉडी को भी कनेक्ट करते हैं, माइंड को भी कनेक्ट करते हैं। अभी जैसे सबने जो आसन लिया हुआ है उसको देख के ये बताया जा सकता है कि किसके अंदर क्या चला हुआ है। मतलब पहले शरीर है, फिर आपका श्वास है, फिर आपका मन है। ये तीनों इंटरकनेक्टेड हैं। मतलब अगर मेरा मन अगर डिस्टर्ब है तो मेरा शरीर भी डिस्टर्ब रहेगा, और जब मेरा शरीर स्थिर है तो मन भी स्थिर हो जाएगा। आप थोड़ी देर अगर चुप होकर बैठेंगे तो शुरू में अगर मन आपका विचलित है तो आप बैठ नहीं पाएंगे। इंटरकनेक्टेड है। अभी मैंने कल परसों एक आसन की वीडियो भी बनाई थी। तो मतलब जब हम अपने आसन को मॉडिफाई कर रहे होते हैं, शरीर को मॉडिफाई कर रहे होते हैं, अलग अलग पोजीशंस में रोक रहे होते हैं, तो हम अपने मन को भी मॉडिफाई कर रहे होते हैं, साथ में मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। तो एक टाइप से उस स्टेट ऑफ माइंड को भी चेंज कर रहे होते हैं। तो शरीर और मन जुड़े हुए हैं। तो अभी शरीर हमारे लिए प्रैक्टिकल ज़्यादा है। अभी मैं आपको कहूँ, जैसे मैंने अभी कहा 2 मिनट श्वास रोक दो, तो कई लोगों को आपको दिक्कत हुई होगी श्वास की कैसे कंट्रोल करें। अभी हमारी जो पकड़ है वो इतनी ज़्यादा डीप नहीं है, लेकिन शरीर के ऊपर पकड़ है। अगर मैं अभी कहूँ गर्दन घुमाओ तो आप आराम से घुमा दोगे। मतलब जो नर्सरी क्लास है वो आसन है। आसनों से हम अपने शरीर को दृढ़ करते हैं, स्थिर करते हैं। स्थिर मतलब स्टेबिलिटी आएगी, दृढ़ता मतलब स्ट्रेंथ आएगी, तभी तो हम बैठ के ध्यान कर पाएंगे। योग का अल्टीमेट मकसद जो है वो ध्यान करना, यानी परमात्मा से जुड़ना ही है। जब घंटों घंटों हम ध्यान करना होगा, समाधि करनी होगी, तभी तो कर पाएंगे। अगर कमर में दर्द होगा तो कहाँ पे स्थिरता आएगी हमारे अंदर। तो आसनों का मेन उद्देश्य है आपके अंदर स्ट्रेंथ पैदा करना और स्थिरता पैदा करना, ताकि आप उस ध्यान को करने के लिए बैठ तो पाएँ एटलीस्ट। अभी मैं आपको बैठ के कुछ मेडिटेशन करवाना शुरू कर दूँ तो मुश्किल हो जाएगी आपको 5-10 मिनट में। कहीं पैरों में दर्द हो जाएगा, कहीं कमर में दर्द हो जाएगा। तो पहले इस फिजिकल बॉडी को, ये गाड़ी हमारी दिल्ली से मुंबई जाना तो है, लेकिन ये चले तो थोड़ी सी। अभी तो क्या है, थोड़ा सा चलते ये रुक जाएगी, तो यात्रा बीच में छूट जाएगी। तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए आसनों का इजाद किया गया। उसके बाद जब आसन से हमने शरीर को स्थिर कर लिया, आसन हमसे होने शुरू हो गए, स्थिरता आ गई, एक बेसिक स्ट्रेंथ जो होनी चाहिए वो आ गई, एक फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, आपकी जो थोड़े बहुत दुख दर्द जो शरीर के हैं वो ठीक हो गई, पहले से नॉर्मल हो गया, बैठ पा रहे हो फिर थोड़ी बहुत देर। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो प्रावधान बताया वो प्राणायाम का बताया कि भाई ठीक है, अब शरीर के ऊपर हमने काम कर लिया, एक्सरसाइज से हमने शरीर को ठीक कर लिया, है ना। जैसे जो लोग जिम में जाते हैं अपनी मसल्स को ठीक करते हैं, वो मसल्स के ऊपर, अपनी एनाटॉमी फिजियोलॉजी के ऊपर काम करते हैं। तो ऐसे ही हमने आसनों से शरीर को स्थिर कर लिया, मजबूत कर लिया, फ्लेक्सिबल कर लिया। उसके बाद हम बैठ गए, एक लेयर हमारी ठीक हुई। फिर सेकंड लेयर पे काम करना है श्वास के ऊपर, कि अब जो मन अंदर अंदर जो भाग रहा है, जो ध्यान नहीं लग रहा, उस मन को स्थिर करने के लिए क्या करें। तो महर्षि पतंजलि ने कहा कि चले वाते चलम चितम, कि जब तक ये वायु चल रही है तब तक आपका मन चल रहा है। अगर आप सीधा मन को कंट्रोल करने जाएंगे तो नहीं होगा, लेकिन जब श्वास को कंट्रोल कर देंगे तो हो जाएगा। अब एक और छोटा सा प्रयोग करते हैं, सीधे होके बैठ जाओ, छोटी छोटी प्रैक्टिकल करते रहेंगे 1-1 मिनट की। आंखें बंद करो और अपने मन में देखो क्या उथल पुथल मची हुई है। आंख बंद करते एक दूसरी दुनिया शुरू होती है, एक दूसरा तूफान शुरू हो जाता है। ध्यान नहीं लगाना, जो भी चला हुआ है एक बार देख लो। अब श्वास को रोक दो। अब सांस आप अंदर रोक दो, बाहर रोक दो, वैसे ना रोके तो नाक बंद करके रोक लो। मतलब सांस नहीं लेना आपको, जैसे मर्जी रोक दो। और सांस बंद करने के बाद देखो आपके मन में क्या चला हुआ है।
सांस बंद रखना है और उस दौरान आपको देखना है कि मन में क्या चला हुआ है। एक मिनट तक ट्राई करो इस अभ्यास को। सांस को रोक दो, उसके बाद चेक करो मन में क्या चला हुआ है। श्वास के साथ थोड़ी ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी थोड़ा रोकने के लिए। रोक दो सांस को, उसके बाद देखो आप कुछ सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो, कुछ विचार कर पा रहे हो सांस रोकने के बाद। धीरे से आंखें खोल लीजिए। चलो, कुछ सोच पाए सांस रुकने के बाद? मुश्किल हो गया है ना? जैसे ही आपने श्वास रोका, जैसे ही आपने श्वास रोका, आपका मन भी एकदम से रुक गया। जो सब कुछ चल रहा था, जो विचार चल रहे थे, वो एकदम से रुक गए। जो मेरी बात से सहमत हैं हाथ ऊपर करो कि ऐसा हुआ है। समृता जी किया आपने? उनका तो इंटरनेट रुक, हाँ किया, वेरी गुड। नीचे करो, मतलब सारे सहमत हो। ये सच्चाई है। चले वाते चलम चितम निश्चले निश्चलम भवेत, मतलब जब तक श्वास चलेगा तब तक ही आपका चित्त चलेगा। तो अगर ये एक टाइप से ट्रिक दे दी, ये होता है ना कि इंटरनेट पे आजकल चला हुआ है कि ये करने के शॉर्टकट आइडिया दे दिया ये कि अगर मन को कंट्रोल करना है तो अपने श्वास को कंट्रोल करो। जब आप क्रोध में होते हैं तो आपका श्वास तेज हो जाता है। नॉर्मल एक इंसान 15-16 सांस एक बार में लेता है, एक मिनट में। 15 to 16 ब्रीथ एक नॉर्मल आते हैं, एक एवरेज। जब हम गुस्से में हो जाते हैं तो 25 ब्रीथ शुरू हो जाते हैं हमारे। जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो एक अलग ब्रीदिंग चलनी शुरू हो जाती है और तेज। सबसे तेज श्वास चलता है आपकी व्यायाम के टाइम, एक्सरसाइज के टाइम। जब हम शांत होते हैं तो श्वास 10-12 हो जाते हैं एक मिनट में। मतलब जो चित्त है आपका, जो माइंड है आपका, उसके अंदर जितनी लहरें कम होंगी उतना ही आप, उतनी ही ब्रीदिंग स्लो होती चली जाएगी, उतनी ही डीप होती चली जाएगी। तो ये ऋषियों ने पहले ही जान लिया था। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि अगर हम श्वास को भी कंट्रोल करेंगे तो मन भी कंट्रोल होगा। और ये सच्चाई है, अभी हमने प्रैक्टिकल करके देख लिया। तो जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, जो श्वास है हमारी वो लंबी और गहरी हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब श्वास धीमी होगी तो अंदर की जो लहरें हैं, जो विचलित जो मन है, जो सेंसेशंस हैं, वो भी कम हो जाएंगी। कम ख़त्म तो नहीं होंगी लेकिन कम हो जाएंगी। एटलीस्ट कम तो हो पहले। अभी तो तूफान मचा हुआ है, तो एटलीस्ट थोड़ा सा तो कंट्रोल हमारा, थोड़ा सा तो नियंत्रण उनके ऊपर आए, अपने इमोशंस के ऊपर, अपनी सेंसेशंस के ऊपर, अपनी वृत्तियों के ऊपर। तो मन को भी धीरे धीरे स्थिरता के साथ, फिर जब हम इसमें कुंभक भी ऐड कर देते हैं, रोकना भी शुरू कर देते हैं श्वास में, तो हम श्वास में जब रोकना शुरू कर देते हैं तो वो मन भी आपका रुकना शुरू हो जाता है, स्थिरता आनी शुरू हो जाती है। लेकिन प्राणायाम क्या है? प्राण का मतलब क्या है? प्राण का मतलब है एनर्जी, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। प्राणायाम मतलब, प्राणायाम की अगर डेफिनेशन समझे तो वो क्या है? प्राणों का आयाम है। श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम, कि जब हम श्वास और प्रश्वास की जो रेगुलर ब्रीदिंग की जो गति है उसमें जब हम रोध पैदा करते हैं, अवरोध पैदा करते हैं, अपनी मर्जी से उसको कंट्रोल करते हैं, वो प्राणायाम है। प्राणायाम का मतलब है जब नॉर्मल जो ब्रीदिंग है उसमें जब हम अपनी मर्जी से मॉडिफिकेशन करते हैं तो वो प्राणायाम है। जब उसको रोकते हैं, अवरोध पैदा करते हैं, जब कुंभक लगाते हैं, तब एक्चुअल में वो प्राणायाम की कैटेगरी में आता है। अब उससे पहले क्या करना चाहिए, पूर्व की तैयारी, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा प्राण को हम समझेंगे।
शरीर का तो हमें पता है ये पंच तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इनसे बना हुआ है शरीर, अन्न से चलता है, इसको अन्नमय कोश भी कहा है। दूसरी जो लेयर है हमारी, योग ये नहीं कहता कि हम बस ये जो बैठे दिख रहे यही है, योग कहता है हम हमारी 5 लेयर हैं। जैसे एक प्याज है, उस प्याज की बाहर से तो दिखने में तो ये एक प्याज है, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स हैं। पहली जो लेयर है वो ये फिजिकल बॉडी है जो कि अन्न से बनी हुई है, डाइट से, जैसा हम खान पान खाएंगे लाइफस्टाइल जिएंगे वैसा ये हो जाएगा, ये सच्चाई है। आप देखना कभी साधु संत वैसे तो योगी हैं वो, लेकिन वो ऐसे बीमार रहते हैं, किसी को कैंसर हो के किसी की डेथ हुई है, क्यों? क्योंकि वो इसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। ये बहुत ही सच्चा है। ये तो कहता है जैसा आप खाओगे जैसा जीवन जियोगे मैं तो वैसा ही रहूँगा। आप साधु हो संत हो जो मर्जी हो, अंदर से आप कुछ हो, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मैं तो जैसा आप डाइट फॉलो करोगे मैं तो वैसा होऊंगा। ये ईमानदार है, प्रकृति से बना हुआ है, पंच तत्व से बना हुआ है, इसको उसी हिसाब से कंट्रोल करना पड़ेगा। प्याज की जो दूसरी लेयर यानी हमारी जो दूसरी लेयर है वो है प्राण, एनर्जी बॉडी। मतलब उसके बाद हम श्वास, जो हमारा जो जीवन जो जीने का जो कारण है वो श्वास है। श्वास चल रही है तभी तक तो हम चल रहे हैं, आप उसको श्वास बोल सकते हो। लेकिन जो प्राण जो शब्द यूज किया गया है, प्राण को ही माता पिता भगवान सब बताया गया है अपने शास्त्रों में। प्राण का जो प्राण की को आप समझ सकते हैं जीवन ऊर्जा, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। मतलब अपने अंदर की जो जीवनी शक्ति है वो प्राण है, ना कि सिर्फ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड प्राण नहीं है, वो तो वायु है, वो तो एक हवा है, ठीक है, उसके थ्रू वो प्राण ऊर्जा हम तक जाती है। वो जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और जो गैसेज हैं वो तो इस शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन इस शरीर में बने रहने के लिए जो एक एनवायरनमेंट जो क्रिएट करता है वो प्राण है। कोई किसी की डेथ हो जाए हम बोलते हैं ना प्राण निकल गए, तो क्या इसका मतलब हवा निकल गई उसकी? नहीं। क्या हम उस डेड बॉडी को ऑक्सीजन दे देंगे वो जिंदा हो जाएगी? नहीं, क्योंकि जो प्राण ऊर्जा थी वो कनेक्शन उसका टूट गया। जो हवा के साथ जो एक एनर्जी, एक मैग्नेटिक बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो हम अंदर ले रहे थे, वो उस हमें जिंदा रखे हुए है, ना कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो इस शरीर के लिए जरूरी है, इस शरीर को बनाए रखने के लिए, इसमें नरिशमेंट के लिए, इसमें जो केमिकल प्रोसेस चले हुए हैं उनको मैनेज करने के लिए वो ऑक्सीजन जरूरी है। लेकिन जो आत्मा को जो शरीर के अंदर बनाए रखने के लिए जरूरी है वो है प्राण। जो योगी होते हैं पहुंचे हुए, वो इस शरीर को छोड़ देते हैं। वो क्या करते हैं कि यहाँ पे वो शरीर बैठा हुआ है, वो वहाँ पे खड़े हुए हैं। मैंने बहुत सारी ऐसी घटनाएं पढ़ी कि एक योगी यहाँ पे समाधि में बैठा कि ये शरीर पुराना हो गया, कि भाई अपने शिष्य जो थे उनको बोलता है कि ये भाई अभी 100 साल का हो गया है, तो अब इस धरती को अभी छोड़ना नहीं, काम अभी इस पर थोड़ा सा और करना है, थोड़ा और इस पर समय बिताना है, और इसकी तो उम्र हो गई। तो कहते गुरु जी क्या करें? तो कहते इसको छोड़ते यहीं पे कोई डेड बॉडी ढूंढ के लेके आओ। नदी से वो डेड बॉडी ढूंढ के लेके आए। उनके गुरु ने उस शरीर को तो छोड़ दिया और उस डेड बॉडी में घुस गए। वो जो यंग एज का जो डेड बॉडी थी, जो ठीक थी, जो किसी ने सुसाइड किया होगा, उसमें रह के वो कई साल जिंदा रहे। तो शरीर का जो पहली लेयर जो है, ये तो इसको तो योग में 10% कहा है कि 10% ये फिजिकल बॉडी है, बाकी 90% का तो हमें पता ही नहीं क्या चीज़ है। तो इसको इसके अंदर हमें बनाए रखने के लिए, इससे जो कनेक्ट रखने के लिए जो जरूरी है वो है प्राण। आत्मा को जो इस बॉडी से कनेक्ट करता है वो है प्राण। तो जो प्राण की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए जो अभ्यास किए जाएं, मॉडिफाई करने के लिए, प्राण को अलग अलग तरीके से उसके डायमेंशंस को जानने के लिए जो अभ्यास किए जाएं वो है प्राणायाम। तो प्राण ऊर्जा हो गई मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या बायो एनर्जी या जीवनी शक्ति आप उसको बोल सकते हैं, ठीक है। और वो वायु से ही कंट्रोल होती है, श्वास के साथ ही वो अंदर बाहर जाती है हमारे अंदर। जब आप प्राणायाम करते हैं, कई लोग ऐसे हैं कि उनको वो खाना खाते ही नहीं, उनको भोजन की ज़रूरत ही नहीं है, वो श्वास से ही ऊर्जा ले लेते हैं। वो सन से, एक्चुअल में जो हमारी जीवनी शक्ति है वो सन से पैदा होती है, सूर्य से ऊर्जा पैदा होती है। आप इंटरनेट पे सर्च करना ब्रीदेरियन, और वो इंडिया की योगी नहीं है, वो कहीं अमेरिका में लोग फॉलो करते हैं उसको, ब्रीदेरियन।
वो एक ऐसी कम्युनिटी है जो धीरे 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 करके खाना छोड़ देती है। ना वो मलमूत्र त्याग करते, क्यों? खाएंगे पिएंगे नहीं तो क्या होगा? वो सिर्फ श्वास लेते हैं, वो सिर्फ प्राणायाम करते हैं। शुरुआत में धीरे धीरे वो पहले अनाज बंद करेंगे, उसके बाद कुछ साल वो अनाज बिना अनाज के रहेंगे, रॉ वेजिटेबल्स, रॉ फ्रूट्स, नेचुरल डाइट के ऊपर। फिर धीरे धीरे उसको भी बंद कर देंगे, कुछ पत्ते पुत्ते थोड़ा बहुत खा के जिंदा रहेंगे। फिर उनको भी बंद कर देंगे, वो फिर सिर्फ प्राणायाम मेडिटेशन करेंगे, उससे ही वो चार्ज रखेंगे अपनी बॉडी को। जैसे अभी मोबाइल को अगर चार्ज करना है तो उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी की ज़रूरत, मतलब हम चार्जर ना लगा के पावर बैंक का हमें पता चल जाए कि ये तो बैटरी है, इससे बिजली कहीं से दे दो इसको, पावर बैंक को ही से ही चार्ज कर दें, मतलब हमें पावर प्लग की ज़रूरत ही ना पड़े। तो ऐसे ही शरीर के अंदर प्राण ऊर्जा को बनाए रखने के लिए, अब प्राण ऊर्जा जो है वो बढ़ती किस किस चीज़ से है? भोजन से हमें प्राण ऊर्जा मिलती है, जो हम खाते हैं उससे हमें प्राण ऊर्जा मिलती है, जिंदा रहने की शक्ति मिलती है। वो न्यूट्रिशन, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वो तो मिलते ही हैं, लेकिन उनके साथ प्राण ऊर्जा भी मिलती है। फिर दूसरी सबसे ज़्यादा प्राण ऊर्जा मिलती है नींद से। मतलब जब हम रात को सो रहे होते हैं तो हम चार्ज हो रहे होते हैं। मोबाइल को लगा देते ना प्लग में, तो हम रात को चार्जिंग में लगे हुए होते हैं। जो दिन में जो ऊर्जा का लॉस हमने किया है, जो प्राण ऊर्जा हमने कम की है, वो रात को वापस प्रकृति कहती कि अभी इनको चार्ज हो जाओ, तुम्हारा चार्ज होने का टाइम है। तो मॉडर्न फिटनेस में कहते हैं ना, स्लीप, डाइट और आपका जो एक्सरसाइज, 3 चीज़ें आपके स्वास्थ्य का आधार हैं। तो जब व्यायाम करते हैं उससे भी प्राण ऊर्जा आपके अंदर बढ़ती है। सबसे ज़्यादा प्राण ऊर्जा बढ़ती है जब हम प्राणायाम करते हैं और मेडिटेशन करते हैं। कई बार क्या होता है कि भोजन से भी हम प्राण ऊर्जा, क्योंकि प्राण ऊर्जा भोजन में कब होती है? एक एप्पल है, उसमें प्राण ऊर्जा भरी हुई है, पेड़ से हमने तोड़ के खाया, उसमें प्राण ऊर्जा भरी है, लेकिन हमने उसको फिर प्रोसेस कर दिया, उसकी प्राण ऊर्जा कम हो गई। फिर थोड़ा सा और प्रोसेस कर दिया, उसकी प्राण ऊर्जा कम हो गई। फिर थोड़ा सा और प्रोसेस कर दिया, उसकी प्राण ऊर्जा कम हो गई। जब तक वो चीज़ पैकेट में आती है तो तब तक उसके अंदर प्राण ऊर्जा रहती ही नहीं। मतलब जितना भी हम फूड खाते हैं उसमें प्राण ऊर्जा नाम मात्र ही होती है। मतलब मान लो आप अपने घर में भी सब्जियां बना रहे हो, तो उसमें आप इतने मिर्च मसाले डाल देते हो और उसको इतनी देर तक पका देते हो कि उसकी प्राण ऊर्जा खत्म हो जाती है। तो इसकी वजह से वो आपको आयु प्रदान नहीं कर पाती, वो बस सरवाइव तो कर पा रहे हो आप कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरीके से उस खाने पीने से आप जिंदा तो हो, लेकिन प्राण ऊर्जा नहीं मिल पा रही। आप जब किसी डाइटिशियन के पास जाते हो तो आपको क्या करता है, वो कम से कम प्रोसेस्ड फूड खाने के लिए बोलता है। वो आपकी सब्जियां, सलाद ऐड करता है आपके खाने में, ताकि आपके अंदर वो जीवनी शक्ति बढ़े। हालांकि डाइटिशियन को भी नहीं पता कि जीवनी शक्ति क्या है, लेकिन अनकॉन्शियसली, क्योंकि वो एक साइंस है, वो तो न्यूट्रिशन के ऊपर काम करता है कि न्यूट्रिशन बढ़े, शरीर में क्या कमी है वो पूरी करे। लेकिन एक अनकॉन्शियसली एक वो भी काम हो जाता है कि प्राण ऊर्जा भी आपके अंदर बढ़नी शुरू हो जाती है, आप स्वस्थ होना शुरू हो जाते हैं जब आप डाइट का ध्यान रखना शुरू करते हैं। जब आप एक नेचुरोपैथिस्ट के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास, नेचुरोपैथी, वो आपके बिल्कुल अनाज बंद कर देता है, वो पकी हुई चीज़ें बंद कर देता है और कोई दवाई नहीं देता आपको, आपकी बॉडी अपने आप हील करना शुरू कर देती है। आजकल जो डाइट ट्रेंड है, कुछ रॉ वेजिटेबल्स के, रॉ फ्रूट्स के, आप देखना वो मतलब क्या करता है, आपके अंदर वो प्राण ऊर्जा बढ़ा देते हैं। वो डाइट फॉलो की हमने, साथ में प्राणायाम भी किया, मेडिटेशन भी किया, वहाँ से भी ऊर्जा बढ़ी, हो गई बीमारियाँ ठीक, इतना ही है। तो प्राणायाम का मतलब है प्राणों का आयाम, प्राणों को कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, मॉडिफाई करना अपने हिसाब से, कम ज़्यादा उसको। अब प्राणायाम भी कई टाइप के हैं हठ योग में, जैसे नाड़ी शोधन है, शीतली है, शीतकारी है, आपके सूर्य भेदी है। तो वो अकॉर्डिंग कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, जैसे सूर्य भेदी, किसी के शरीर में ठंड बढ़ी हुई है, मतलब फीमेल एनर्जी बढ़ गई है, यानी ईड़ा नाड़ी उनकी एक्टिव हो गई है, तो सूर्य भेदी प्राणायाम करो, ठीक है। तो ऐसे चक्राज के हिसाब से, वहाँ की शरीर की प्रकृति के हिसाब से, देश काल के हिसाब से वो प्राणायाम का अभ्यास बताया गया है। वो सारी प्रैक्टिसेस हम जब प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो वो सीखेंगे। अभी हम सिर्फ बेस को जान रहे हैं। लेकिन कहा कि फिर जैसे आप सबके साथ वही प्रॉब्लम होती है, मोस्टली जो प्राणायाम शुरू करते हैं, मेरे साथ भी यही हुई थी कि जब हम प्राणायाम करते श्वास नहीं आता,
है ना, श्वास लेने में दिक्कत होती है, ऐसे श्वास ब्लॉक सा हो जाता है, तब कहीं कफ बढ़ा हुआ है। तो फिर ऋषि ने कहा, जो स्वामी स्वात्माराम ने, कि भाई ये जो प्राणायाम के अभ्यास से पहले तुम्हें शुद्धि क्रियाएं करनी चाहिए, बॉडी क्लिंजिंग का प्रोसेस बताया कि षट कर्म है, उनका अभ्यास आप करो। अभी आपके शरीर में वात पित्त कफ जो है वो बैलेंस नहीं है, आपके नाक बंद है, आप कैसे प्राणायाम करोगे? आपको कोल्ड हो रखा, कैसे प्राणायाम आप करोगे? आपके अंदर एसिडिटी बढ़ी हुई है, तो आप कैसी क्रियाएं और मुद्राएं करोगे? आसन करोगे, वोमिटिंग आने को हो जाएगी आपको, वो मुद्राएं बंद जो लगाते हैं। कॉन्स्टिपेशन है आपको, कहाँ से आप मूल बंद लगाओगे, कहाँ आप प्राणायाम के कुंभक लगा पाओगे? तो उन्होंने कहा पहले एक काम करो, आसन हो गया, उसके बाद अपने शरीर को बैलेंस करने के लिए षटकर्म करना शुरू करो, क्लींजिंग प्रोसेस। आसनों के बाद फिर आप प्राणायाम के अंतर्गत ही षटकर्म का एक अभ्यास, कि प्राणायाम के अभ्यास से पहले षटकर्म करना शुरू करो, क्लीन करना शुरू करो अपने आप को। षटकर्म में फिर 6 क्रियाएं बताई, षट 6 कर्म क्रियाएं, ऐसा एक प्रोसेस बताया कि अगर आपके शरीर बीमार है, अब बीमारियां शुरू हो जाती हैं यहाँ से, कि बीमार है तो उसको बैलेंस करने के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल आपके षटकर्म है। प्राणायाम का फायदा भी तब होगा जब आप पहले षटकर्म प्रैक्टिस करोगे। धोती, नेति, बस्ती, न्योली, त्राटक, कपालभाति, 6 क्रियाएं हैं। धोती क्या है? डाइजेशन को क्लीन करने के लिए जो प्रोसेस बताया गया उसको धोती बोला जाता है। धोती मतलब धो देना, अंदर से जो वॉश आउट कर देना अपने आप को, मतलब। फिर धोती की भी खूब सारी क्रियाएं, उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, कितने टाइप की धोती है। अभी मैं सिर्फ धोती बता रहा हूँ आपको। धोती मतलब क्लीनिंग, अंदर का क्लीन किया जाए। जब डाइजेशन को जो क्लीन करने के लिए जो प्रोसेस किया जाए वो धोती क्रिया है। एक मैंने आपको कुंजल क्रिया कराई थी, अगर किसी ने की हो तो, मतलब पानी पी के वॉमिटिंग करना, वो धोती क्रिया के अंतर्गत आती है। फिर एक मैंने शंख प्रक्षालन कराई थी, पानी पीना, नींबू और वो सारा, पेट साफ हो जाना, लूज मोशन लग जाना। डाइजेस्टिव ट्रैक को जो क्लीन करने के लिए जो चीज़ें यूज हो, अपर डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए, और गले को और इसको पूरा चेस्ट एरिया को, ये वो धोती हो गई। ठीक है। फिर यहाँ की जो बीमारियाँ हैं नाभि से ऊपर और ये जो सारा एरिया, ये धोती हो गई। उसके बाद आप ईएनटी की प्रॉब्लम्स को जो ठीक करने के लिए जो यूज किया जाए वो नेति होती है। नेति को आप कनेक्ट करते हैं नाक के एरिया से, एन से नेति, एन से नाक, नोज। ठीक है। तो नेति आपके ईएनटी को ठीक करने के लिए। नेति का मतलब है वो लोटा होता है आपका लेफ्ट नोस्ट्रल से, वो आपको सिखाऊंगा मैं सारी। जो लोग मेरे आसपास अवेलेबल हैं उनको मैं प्रैक्टिकल ऑफलाइन कर सिखा देंगे उनको सारा, और नहीं तो बाकी जिनको होगा सिखाने की कोशिश करेंगे। लोटा पानी का इधर से लिया, इधर से निकाल दिया, इधर से लिया, इधर से निकाल दिया। हालांकि हठ योग की जो ग्रंथ हैं उनमें सूत्र नेति ही बताई है, लेकिन उससे पहले फिर बहुत सारे तरीके। क्या हुआ कि अब सीधा तो सूत्र नेति आप कर नहीं पाओगे, तो पहले पानी निकाल के देख लो, फिर थोड़ा घी डाल के अपने नाक को प्रिपेयर करो, फिर आप करोगे तो आराम से हो जाएगी। तो बाद में जो घेरंड ऋषि हुए उन्होंने थोड़ा मॉडिफाई किया उन क्रियाओं को, और उनके अंदर वेरिएशंस दे दी कि भाई थोड़ा सा ही ऐसे ऐसे करके करो। फिर थोड़ा और मॉडर्नाइजेशन हुआ तो फिर थोड़ा और चीज़ें और इजी हो गई और आसान हो गई। फिर रबड़ नीति आ गई, फिर उसमें नंबर आ गए, ऐसे धीरे धीरे। लेकिन पहले सूत्र नीति का वर्णन है। सूत्र नीति का मतलब है, सूत्र नीति का मतलब है एक सूत का धागा होता है आपका 1-1.5 फुट का, उसको नाक में आप डालते हैं, नाक से वो गले में आ जाता है, फिर गले में उसको 2 उंगली से पकड़ते हैं और उसका ऐसे रब करते हैं, तो अंदर जो साइनस है आपके वो क्लीन हो जाते हैं, अंदर जो कफ है आपका वो क्लीन हो जाता है। उसके बाद उससे पहले घी डालते हैं, फिर धीरे धीरे उसको डालते हैं। ज़्यादा वो देखने में मुश्किल होता है, करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं है। शुरुआत में 1-2 बार हल्का पेन होगा, उससे क्या होगा, जो एलर्जीज़ हैं आपकी वो ठीक हो जाती हैं। अभी क्या है कि आपकी अंदर की जो सेंसिटिविटी बढ़ी हुई है, कहीं कुछ स्मेल सूंघ ली तो कफ बढ़ गया, जुकाम हो गया, आपको कोई सीजन चेंज हुआ तो हो गया, है ना, धूल मिट्टी लग गई तो हो गया, वो सेंसिटिविटी कम हो जाएगी आपकी। मतलब अंदर से जो आपका ये जो कफ क्लीन होगा, अंदर के साइनस क्लीन होंगे, और जो सेंसिटिविटी है बाहर की, जो चीज़ों से आप बीमार हो जाते हो, जो ईएनटी की प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं, वो ठीक हो जाएंगी आपकी। साथ में यहाँ की जो एनर्जी ब्लॉक है, जब हम नमक का पानी पीते हैं तो नेगेटिव एनर्जी वहाँ की क्लीन हो जाती है, तो अंदर नोस्ट्रल से जब हम क्लीन करते हैं तो वो सारा एरिया क्लीन हो जाता है।
तो ईएनटी को जो ठीक करने के लिए यूज किया जाए उसमें आप दुग्ध नेति, घृत नेति, जल नेति, रबड़ नेति, सूत्र नेति, अलग अलग टाइप की नेतियाँ हैं, वो सारी हम उनमें से कुछ प्रैक्टिस करेंगे जो प्रैक्टिकल आप सबके लिए होंगी। धोती में कुंजल वमन धोती, उल्टी करने वाली। वस्त्र धोती, एक वस्त्र छोटा सा कपड़ा होता है, छोटा नहीं मतलब 22 फुट का होता है, उसको खाना होता है, फिर उसको निकालना होता है अंदर के डाइजेशन को ठीक करने के लिए, कफ को निकालने के लिए, ठीक है। तो धोती हो गई, दूसरी नेति हो गई, ईएनटी के लिए नेति बताया। उसके बाद धोती, नेति, वस्ती। वस्ती है एक टाइप से एनिमा, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए, लार्ज इंटेस्टाइन जो है हमारी उसको क्लीन करने के लिए। एक एनिमा का जो प्रोसेस आपने सुना होगा वो वस्ती क्रिया है एक टाइप से। उसको पुराने ज़माने में जो हठ योग की जो किताबें हैं उनमें वो अलग अलग तरीके से पानी को अपने अंदर खींचना, बड़ी आंत में खींचना, भी हम एनिमा के थ्रू उसको प्रोसेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो वो योगी होते थे उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो वो उन्होंने उस हिसाब से उसको बताया गया है। कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए बस्ती की क्रिया बताई है, धोती, नेति, बस्ती, न्योली। फिर आंतों को एक्टिवेट करने के लिए, अब क्लीन हो गया डाइजेशन हमारा, ठीक है, ईएनटी क्लीन हो गए, कफ क्लीन हो गया, फिर आपका डाइजेशन एक्टिव भी तो होना चाहिए। अभी तो क्या है कि आप कुछ भी खाया आपने, अभी तो अंदर आपके बहुत सारा मतलब एक टाइप से जो इंटेस्टाइन है अंदर से वो एक्टिवेट नहीं है, जो जूसेस हैं वो बन नहीं रहे हैं। जैसे ही आप खाना शुरू करोगे, खाना अभी डाइजेस्ट नहीं होगा, अभी तो या तो सड़ जाएगा या सिर्फ जो इजी है, जो दलिया, खिचड़ी, कच्ची सब्जियां, फल वगैरह वो तो डाइजेस्ट हो जाएंगे आपको, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस्ड फूड आपको खिला दिया जाए या थोड़ा हैवी फूड खिला दिया जाए वो डाइजेस्ट नहीं होगा, वो गैस्ट्रिक पैदा करेगा, वो इतना एसिड और वो सारे जूसेस बनने बंद हो गए एक टाइप से, या मतलब उनकी रिदम खराब हो गई है, या तो एसिड इतना बनना शुरू हो गया कि पूरे दिन बनता रहता है, या वो बिल्कुल ही बनना बंद हो गया, मतलब फूड डाइजेस्ट होना बंद हो गया। आपके अंदर जो केमिकल रिएक्शन चाहिए, जो विटामिन, प्रोटीन, जो कार्बोहाइड्रेट, जो उनको ऑब्जर्व करने के लिए, उसको जो फूड को जो ईजी करने के लिए जो केमिकल्स चाहिए, वो केमिकल बनने बंद हो गए हैं। तो न्योली क्रिया में, न्योली क्रिया आप समझते हैं कि बाबा रामदेव देखे ना अपने पेट को घुमाते हुए, वो न्योली क्रिया है। उसका अल्टरनेट है, जैसे सारी सब नहीं कर सकते न्योली क्रिया, तो उसका अल्टरनेट अग्निसार क्रिया, पेट को अंदर बाहर जो हम रिपीट करते हैं सांस को बाहर रोक के, तो उससे क्या होता है, अग्नि, जो पेट की जो अग्नि है, जो फूड को डाइजेस्ट करती है, जो जठर अग्नि है, वो एक्टिवेट हो जाती है। पेट के अंदर जो थर्मोजेनिक इफेक्ट है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो हीट जनरेट होती है, और जो भी आप खाना खाते हैं वो इजी डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। खाना डाइजेस्ट होना शुरू हो गया तो आपका फिर शरीर आपका स्वस्थ होना शुरू हो गया। नीति से आपने ईएनटी ठीक कर लिए, धोती से ऊपर का डाइजेशन और कफ चेस्ट का एरिया ठीक किया, बस्ती से आपने लोअर अब्डोमेन ठीक कर दिया, उसके बाद अग्निसार या न्योली क्रिया से हमने पेट को एक्टिवेट कर लिया। धोती, नेति, बस्ती, न्योली, फिर उसके बाद त्राटक, फिर हमारी मन की चंचलता, कि भी ये तो बॉडी तो हो गई क्लीन, अब क्लीन करना है मन को। अभी क्या है, हमारा माइंड, मतलब हमारे माइंड में अगर 1000 वाट एनर्जी है अगर, तो भी क्या है, वो डाइवर्टेड है। हमारे थॉट्स में फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी है, आपको पता है, जो मंत्र हैं वो सब एनर्जी के थ्रू काम करते हैं। तो अभी 100 वाट अभी आप मेरी बात भी सुन रहे हो, लेकिन कुछ हो सकता है आपने किचन में कुछ बनाने के लिए रखा हो, वहाँ भी ध्यान हो आपका, हो सकता है कोई कहीं जाना हो, वहाँ भी ध्यान है आपका, मतलब अभी मल्टीपल डायरेक्शन में आपकी एनर्जी डाइवर्ट हो रखी है, जिसकी वजह से योग नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ वो आप 100% रिसीव नहीं कर पा रहे, क्योंकि माइंड डाइवर्टेड है। ये तो अभी इस केस में है, वो नॉर्मल केस में भी, वो आपके रिलेशनशिप में भी है, वो आपके लाइफस्टाइल में भी है, वो आपकी फिटनेस में भी है। आप थोड़े से दिन योग का अभ्यास करते हो, फिर कुछ और करना शुरू कर देते हो, माइंड डाइवर्टेड है, ड्रिफ्ट होता रहता है, मतलब ट्रैक चेंज करता रहता है। उन फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करने के लिए त्राटक का अभ्यास बताया। त्राटक मतलब किसी दीवार पे एक बिंदु बना के या दिए के ऊपर, मोमबत्ती के ऊपर, त्राटक के भी बहुत सारे टाइप हैं, उनके अपने अपने बेनिफिट हैं, लेकिन किसी एक पॉइंट को लगातार देखते रहो बिना पलक झपकाए, तो उससे क्या क्लीन होगा, एक तो मन की चंचलता कम होगी, और आपकी आई साइट और आपकी आईज से जो रिलेटेड जो एरिया है
और आपके थर्ड आई की क्लिंजिंग होगी। आंखों के लिए तो हमने कुछ किया नहीं धोती नेति बस्ती में, तो उसके लिए त्राटक। जब आंसू आएंगे आप लगातार देखते रहोगे एक पॉइंट को, तो हो गई आंखें क्लीन, आंखों की मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी आसपास की। डॉक्टर बता दें ना आपकी आई साइट वीक हो जाए तो एक्सरसाइज करना बताते हैं। ये एक टाइप की त्राटक ही है, इसको त्राटक ही समझ लो इसमें। लेकिन ये मूवमेंट नहीं होती त्राटक में, आप बस सामने देखते रहते हैं किसी दिए या मोमबत्ती को या दीवार के ऊपर पॉइंट बना के लगातार, जब तक आंखों में दर्द होना ना शुरू हो जाए, आंखें लाल ना हो जाए, फिर धीरे से आंखें बंद करते हैं, फिर 2-3 बार अभ्यास करते हैं। इसको बोलते हैं त्राटक। मन की चंचलता को रोकने के लिए, आंखों की क्लिंजिंग के लिए। आई साइट, इससे आपकी फिजिकली आईज में भी क्लियरिटी आएगी, और जो मेंटल जो स्पिरिचुअल आईज हैं यानी माइंड में भी क्लियरिटी आएगी कि आपको करना क्या है। अगर आपकी नज़र कमज़ोर है तो वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपकी आई साइट वीक है, वो इसलिए भी है, उसका साइकोसोमेटिक इफेक्ट जो रीजन है वो ये भी है कि आपका जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, मेंटल क्लियरिटी नहीं है आपकी लाइफ में, तो आपको दिखना कम हो जाता है। जो इंटरनल आईज हैं, जो दिव्य चक्षु, जो हमारे साइकोलॉजिकल आईज हैं, जो ब्रेन में जो आईज हैं, वो अगर वीक होंगी, मतलब हमारा कोई उद्देश्य नहीं होगा जीवन में, तो आपकी जो नॉर्मल आई साइट है वो भी वीक होनी शुरू हो जाएगी। और न्यूट्रिशन की कमी की वजह से आई साइट वीक हो सकती है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो जब हम इस अभ्यास को करेंगे तो फिजिकल और स्पिरिचुअल आइज दोनों खुलेंगी हमारी, जो थर्ड आई कहते हैं वो भी क्लीन होगी, उसकी तरफ भी हमारी ऊर्जा बहनी शुरू हो जाएगी। मन की चंचलता थोड़ी सी, अभी तो हम 100 वाट से 10 काम कर रहे हैं, फिर हम 1000 वाट से 1 काम कर पाएंगे। कल मैंने बताया था योग, गीता में योग का क्या डेफिनेशन थी, योग है कर्मसु कौशलम, मतलब जब कुशलता के साथ, फुल परफेक्शन के साथ किसी काम को करते हैं तब योग, उसको हम योग बोलते हैं। फुल डेडिकेशन के साथ, मतलब बिना फल की इच्छा किए, ईश्वर के ऊपर छोड़ के जब हम उस काम को करते हैं कुशलता और बिल्कुल परफेक्शन के साथ, तब योग की स्टेज होती है। तो वो परफेक्शन कैसे आएगा, अभी तो माइंड आपका 10% इधर डाइवर्ट है, 10% इधर है, 10% इधर है, तो जो कुल जो मेन काम है उस पर तो 20-30% ही आप मुश्किल से फोकस कर पाते हो, 70% तो डाइवर्टेड है आपका माइंड। यही कारण है कि जो हम काम करते हैं वो पूरी तरह कर नहीं पाते, उसके रिजल्ट नहीं आ पाते, या उसको बीच में छोड़ देते हैं, या ड्रिफ्ट होता रहता है माइंड। तो उस सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए वो त्राटक क्रिया का अभ्यास किया जाता है, ठीक है। बहुत इससे इजी लैंग्वेज में मैं समझा नहीं सकता, बिल्कुल मैंने ऐसे फिल्टर कर दिया सब कुछ, ठीक है। उसके बाद आसन प्राणायाम, वो धोती नेति त्राटक, कपाल भाती। कपाल भाती का जो है लास्ट क्रिया है, जो हम प्राणायाम कहते हैं ना, कपाल भाती को प्राणायाम नहीं है, वो क्रिया है। वो प्राणायाम से पूर्व करने के लिए उन्होंने कहा कि चलो ब्रेन क्लीन हो गया, ये अपनी आइज क्लीन हो गई, अब थोड़ा सा ब्रेन के अंदर जो हैवीनेस है, कार्बन डाइऑक्साइड जो भरी हुई है और जो लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड भरी है, उसको क्लीन करने के लिए, अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो रेशियो है उसको कम करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में होगी उतनी हैवीनेस ज़्यादा होगी, बीमारियां ज़्यादा होंगी, और जितनी ऑक्सीजन अंदर बढ़ती जाएगी उतने हम हल्के होते जाएंगे, लाइट होते जाएंगे और हेल्दी होते जाएंगे। तो उन लंग्स को क्लीन करने के लिए, अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए, और ब्रेन को क्लीन करने के लिए, मस्तिष्क को क्लीन करने के लिए, जो एक्स्ट्रा थॉट्स चले हुए हैं उनको कम करने के लिए कपाल भाती का उपयोग किया जाता है। कपाल मतलब मस्तिष्क या माथा, और भाती मतलब क्लींजिंग। कपाल भाती क्रिया की जाती है अपने ब्रेन के जो एक्सेसिव थॉट्स पूरे दिन चलते रहते हैं, जैसे फुल प्रोसेस है, उसको क्लीन आउट करने के लिए। आप कपाल भाती करके देखना 5 मिनट, उसके बाद मन एकदम शांत हो जाएगा, जो मेडिटेशन है अपने आप होना शुरू हो जाएगा आपका, आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी। आप 5 मिनट 10 मिनट कपाल भाती लगातार थोड़ा सा अपने ईएनटी को क्लीन करके, मतलब क्रिया के बाद जब आप कपाल भाती करोगे तो आपको लगेगा कि अरे इतनी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं, तो बहुत आसान था। एकदम से मन शांत हो जाएगा और आपका मन करेगा ही नहीं आँख खोलने को। जो लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं कपाल भाती की 5, 10, 15 मिनट तक, उनको पता होगा इस स्टेज का, आंखें नहीं खोलने का मन करता, विचार शांत हो जाते हैं कपाल भाती करने के बाद।
तो अपनी फिजिकल बॉडी को क्लीन करने के लिए, साइकोलॉजिकल बॉडी को भी क्लीन करने के लिए, ये सिर्फ फिजिकल, वात पित्त का सिर्फ फिजिकल नहीं है। जैसे किसी को माइग्रेन है तो उल्टियाँ आती हैं, इतना स्ट्रेस बढ़ गया, वो साइकोलॉजिकल क्लींजिंग के लिए भी ये सारे षटकर्म को उपयोग किया जाता है। जब गाड़ी को पहले ठीक कराना तो पहले उसकी सर्विस कर दी, फिर उससे परफॉर्मेंस लेनी है ना, यात्रा पे जाना है तो पहले उसको हम उसमें हवा पानी चेक करवा के उसकी अच्छे से सर्विस करा के उसको तैयार कर लेते हैं। तो इस शरीर रूपी साधन को ठीक करने के लिए षटकर्म का उपयोग किया जाता है। जब आप षटकर्म का उपयोग करेंगे तो मोस्टली आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, षटकर्म से ही ठीक हो जाएंगी। वो हम सीखेंगे एक एक प्रोसेस को कैसे करना है, कितनी बार करना है, किसको कौन सी ज़्यादा करनी है, कौन सी कम करनी है, ठीक है। इन सारी चीज़ों का अभ्यास हम सीखेंगे। कपालभाति हम करते हैं, त्राटक हम करते नहीं होंगे। त्राटक को बहुत इग्नोर किया गया है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन रेगुलरिटी बनाने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग माइंड सेट को बना के रखने के लिए त्राटक जरूरी है। एक मोटिवेशन अंदर बनाए रखने के लिए, माइंड की ड्रिफ्ट को रोकने के लिए त्राटक बहुत ज़रूरी है, ठीक है। षटकर्म हो गए। षटकर्म के बाद प्राणायाम किया जाता है। प्राणायाम में प्रोसेस हैं पूरक, इनहेल, कुंभक, पूरक, रेचन या रेचक भी बोलते हैं उसको, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, कुंभक, अंतर कुंभक, श्वास को अंदर रोकना, इंटरनल होल्ड, और बाह्य कुंभक, श्वास को बाहर रोकना। इन 4 प्रोसेस से मिलके प्राणायाम बने हैं। फिर उस प्राणायाम से पहले नाड़ियों की शुद्धि होती है, फिर प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। पहले कपालभाति प्रैक्टिस किया जाता है, कपालभाति के बाद नाड़ी शोधन प्रैक्टिस करना चाहिए। नाड़ी शोधन से जब नाड़ियाँ शुद्ध हो जाएं, ऐसे ही जैसे फिजिकल बॉडी में ब्लॉक थे, ऐसे ही एनर्जी बॉडी में भी ब्लॉक है। मतलब जो 72,000 जो नाड़ियाँ कही गई हैं हमारी, वो नाड़ियाँ ये नर्वस सिस्टम और ये चीज़ें नहीं हैं। वो ये नसों को नाड़ियाँ मत समझना आप, ये तो वेन्स हैं। नाड़ियाँ हैं एनर्जी चैनल्स, जो कि दिखती नहीं, वो हमारे आभा मंडल में, ओरा में, हमारे एनर्जी बॉडी में है वो। तो उन जिन वायर्स के थ्रू, जैसे आपके घर में वायर्स हैं तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है वायर्स के थ्रू, जिन वायर्स के थ्रू प्राण ऊर्जा पूरी बॉडी में सप्लाई होती है, जो हीलिंग एनर्जी सप्लाई होती है, वो होती है नाड़ियाँ। जब वो नाड़ियाँ ब्लॉक होती हैं, एक्यूप्रेशर जो हम करते हैं, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, मेरिडियंस बोलते हैं उनको, मेरिडियंस सर्च करना आप इंटरनेट पे, एनर्जी मेरिडियंस, एनर्जी चैनल्स। तो वो नाड़ियाँ हैं, उनको ब्लॉक करने के लिए, उनको की ब्लॉकेज को ठीक करने के लिए नाड़ी शोधन किया जाता है कि प्राण ऊर्जा की सप्लाई ठीक हो जाए, वायरिंग ठीक हो जाए। उसके बाद फिर आप कोई भी प्राणायाम करेंगे, उसका इफेक्ट आपके ऊपर होगा, आपकी बीमारियां भी ठीक होंगी, आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी होगी। अभी हम क्या करते हैं, हम उस सारे प्रोसेस को स्किप करके सीधा प्राणायाम शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे आसन भी नहीं करते, वो तो बस बैठ के फू 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 कपालभाति शुरू कर देते। उससे भी फायदा होता है, उनको नुकसान नहीं है, लेकिन जिस लेवल का फायदा होना चाहिए वो नहीं होता। तो षटकर्म का अभ्यास बताया, उसके बाद फिर प्राणायाम का अभ्यास बताया। प्राणायाम के बाद फिर हम आ जाते मुद्राओं के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप है आसन, प्राणायाम, उसके बाद मुद्राएं। मुद्रा क्या चीज़ होती है? मुद्रा और बंद जो है वो एक थर्ड कैटेगरी है। बंद तो होते हैं जालंधर बंद, उद्यान बंद, मूल बंद, जो हमने बताया, एनर्जी लॉक्स। मतलब ऊर्जा तो हमारे शरीर के अंदर बढ़ गई, अब उस ऊर्जा को कंट्रोल करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो उस ऊर्जा को कंट्रोल करने के लिए, जैसे मान लो चेस्ट में एनर्जी को होल्ड करना है, प्राण को होल्ड करना है, तो चिन लॉक लगाया जाता है। नीचे के चक्रा में होल्ड से ऊपर उठाने के लिए मूल बंद का उपयोग किया जाता है। डाइजेशन से बीच के चक्राज को बैलेंस करने के लिए उद्यान बंद का उपयोग किया जाता है। उस एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए लॉक्स का उपयोग किया जाता है। बंद मतलब बांधना, उस ऊर्जा जो एक फ्री एनर्जी, जो एक फ्री स्टाइल में जो पूरे शरीर में बहना शुरू हुई है प्राण ऊर्जा, उसको कंट्रोल करने के लिए बंधों का उपयोग किया गया। फिर बंधों के साथ मुद्राओं का उपयोग किया गया। मुद्राएं क्या हैं? मुद्राएं हैं एक्चुअल में आसन, प्राण, सबसे पावरफुल जो है वो मुद्राएं हैं। एक तो ये मुद्राएं होती हैं, ये तो हस्त मुद्राएं, इनको मुद्राएं मत समझना। आसन, प्राणायाम और बंध, तीनों चीजें जब हम किसी चीज में किसी पोजीशन में अप्लाई करते हैं, कि जिस स्टेट में, वो मुद्रा होती है। मतलब हम पद्मासन में बैठ के श्वास को रोक के
और लॉक लगा दिए हमने, वो महाबंध मुद्रा हो गई। ऐसे अलग अलग मुद्राएं हैं, 10 टाइप की मेन मुद्राएं हैं और भी छोटे छोटे पार्ट हैं उनके। तो ऐसे जब आसन भी उपयोग किया जाए, इन सारी जो प्रोसेस, पास्ट जो प्रोसेस हमने सीखा, उसको अप्लाई, एक साथ अप्लाई करना मुद्राएं हैं। उन मुद्राओं में मेडिटेशन किया जाता है अलग अलग पोजीशन में बैठ के, या अलग अलग। वो सबसे पावरफुल मुद्राओं को क्यों बताया गया है? क्योंकि उनमें आसन भी हैं, उनमें प्राणायाम भी हैं, और उनमें आपके ये बंद भी हैं। तीनों चीज़ें जब अप्लाई की जाती है तो मुद्राएं पैदा होती हैं। तो मुद्राएं आप बहुत कम प्रैक्टिस की जाती हैं, और वो ऐसे नॉर्मल सबको प्रैक्टिस करनी भी नहीं चाहिए। जिसकी नस नाड़ियाँ भी शुद्ध नहीं हैं, अभी वात पित्त कफ बैलेंस नहीं है, तो मुद्राओं का ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। आसन प्राणायाम आप कर सकते हैं, बंद भी थोड़ा सा कम उपयोग करने चाहिए, क्योंकि किसी को हार्ट डिजीज है तो उसको आपने बंद लगवा दिया, कुंभक लगवा दिया, तो निकल लेगा फिर। तो इसलिए थोड़ा सा आसन प्राणायाम के ऊपर ध्यान ज़्यादा देना है हमें। तो मुद्राएं समझ लेने की बात है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए उपयोग होती हैं। आसन भी होते हैं इसमें, प्राणायाम भी होते हैं, बंद भी होते हैं। पर्टिकुलर किसी पोजीशन में श्वास को रोक के लॉक लगाए जाते हैं, तो मुद्राएं होती हैं। उसके बाद हठ योग की 4th स्टेज, फाइनल स्टेज है नाद अनुसंधान। उसमें था धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग में, यहाँ पे है नाद अनुसंधान। कि जब ये सारा प्रोसेस हम अप्लाई कर देते हैं तो हमें उस चीज का पता चलना शुरू हो जाता है जिसको परमात्मा कहते हैं। तस्य वाचक है प्रणव है, कि वो ओम की साउंड के स्वरूप में है, परमात्मा है, कि उसकी साउंड जो है ओम से मिलती जुलती है। अलग अलग धर्मों में किसी में उसको आमीन कहा है, किसी में कुछ कहा है, किसी में साउंड ऑफ साइलेंस कहा है, किसी में उसको नाद कहा है। ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग उसमें एक ऐसी साउंड है। देखो आपने पढ़ा होगा कि कहीं यूट्यूब पे देखा होगा कि ये जो पूरी दुनिया है वो एक बिग बैंग से बनी है, एक धमाका हुआ उससे बनी है। तो उसका मतलब ये है कि एक यूनिवर्सल साउंड अभी भी पूरे इन्वायरमेंट में फैली हुई है। आपने कभी देखा होगा जब कोई नहीं हो घर में, खासकर सर्दियों में होता है, क्योंकि सर्दियों में फैन एसी वगैरह कुछ चलने की आवाज़ नहीं आती, और सिर्फ आप अकेले बंद कमरे में, अकेले बिल्कुल ऐसे मौन साइलेंट जगह के ऊपर है, तो एक गूंज जैसा सुनाई देता आपको, एक ची ची की आवाज़ सी कहीं दूर से आती हुई। सुनिए कभी किसी ने? ऐसा लगता है कि कान के आसपास कुछ गूंज रहा है। वो बड़ा थोड़ा सा सेंसिटिव होना पड़ता है उस साउंड के लिए, सबको नहीं सुनाई देती वो, लेकिन ऐसे एक सुननी शुरू हो जाएगी। मतलब मैं सारी आवाज़ें अगर बंद कर दूं तो एक आवाज़ रहेगी, एक सन्नाटे की आवाज़, साउंड ऑफ साइलेंस रहेगी। नादानुसंधान में उसको सुना जाता है। उसके लिए हम भ्रामरी प्राणायाम को कान बंद करके, भ्रामरी कोई माइग्रेन ठीक करने की चीज़ नहीं है, भ्रामरी उस नाद को सुनने की प्रैक्टिस है। कान बंद करके घंटों घंटों बैठे रहते हैं योगी, या कान में वो ईयरबड्स लगा के उस नाद से जुड़ने के लिए। तो वो जब नाद से हम कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं तब हमें ध्यान करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ध्यान हो ही जाता है। जब वो सुनना शुरू होता है तो तब आप अकेले जैसे ही साइलेंट जगह पे बैठे तो आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। वो शुरुआत में झिंगुर जैसी चर्र चर्र की आवाज़ होती है, फिर उस नाद की आवाज़ के साथ जब हम कनेक्ट हो जाते हैं, एक टाइप से वो समाधि ध्यान की अवस्था हो जाती है। फिर बस हम बैठे और वो सुनना शुरू हो गया। शुरुआत में उंगलियां लगा के बंद करने की ज़रूरत होती, बाद में उंगलियां भी नहीं लगानी, बाद में आप अकेले कमरे में बैठ के सुन पाते हैं। हर आश्रम में हर योगी अपना एक गुफा बना के रखते हैं। गुफाओं में क्यों रहते पता है? गुफाओं में वो नाद बहुत जल्दी सुनाई देता है। अभी मैं पीछे ऋषिकेश में गया था तो वहाँ पे एक गुफा थी, उसमें मैं बैठते ही वो नाद सुनना शुरू हो गया, तुरंत ध्यान की अवस्था में पहुँच गया बिना किसी एफर्ट के। ऐसा नाद वो गूंजना शुरू हुआ, बिल्कुल इतना जीवन में कभी भी अनुभव नहीं किया। इतना तेज वो था कि मुझे मतलब बड़ा मुश्किल हो गया उठना उस स्टेज से। नहीं तो अभी तो क्या है, अभी तो हम ध्यान की अवस्था में क्या होता है कि ज़बरदस्ती बैठते हैं कि कब ख़त्म होगा, चलो 5 मिनट और हो गई, कब ख़त्म होगा। लेकिन जब आप ध्यान लग जाता है आपका, तब आपको ये प्रॉब्लम होती है कि कोई उठा ना दे आपको। तो वो नाद की अवस्था, जब नाद सुनना शुरू हो जाता है, जो साउंड ऑफ साइलेंस सुनने की जो प्रैक्टिसेस हैं उसको बोला गया नाद अनुसंधान। अनुसंधान मतलब रिसर्च करना उस नाद के ऊपर। तो जब नाद सुनाई देता है, शुरुआत में झिंगुर की आवाज़ सुनाई देती है, फिर आपको घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है, बेल्स होती है ना,
जो सिंगिंग बाउल मैंने दिखाया था, सिंगिंग बाउल का उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है? उस नाद की साउंड से सुनने के लिए, उस फ्रिक्वेंसी को कनेक्ट करने के लिए। अभी हमारे कान एक लिमिटेड फ्रिक्वेंसी तक ही सुन पा रहे हैं। धीरे धीरे जब हम अभ्यास करते जाएंगे तो वो उन आवाज़ों को भी सुनेगा जो हो रही हैं लेकिन हम सुन नहीं पा रहे। कहते हैं ना, कुत्ते बिल्ली सुन लेते हैं, जानवर सुन लेते हैं, उन फ्रिक्वेंसीज को हम नहीं सुन पा रहे। तो उन फ्रिक्वेंसीज को जानना नाद अनुसंधान है। शुरुआत में झिंगुर की आवाज़ सुनाई देती है, उसकी भी स्टेजेस हैं, आरंभ अवस्था, घट अवस्था, परिचय अवस्था और ऐसे निष्पत्ति अवस्था, ऐसे अवस्थाएं हैं, उसकी भी स्टेजेस हैं। शुरुआत में झिंगुर की आवाज़ सुनाई देती है, फिर आपको घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है। घंटियाँ बज नहीं रही कहीं पे, लेकिन घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसे लगता है कि बहुत बड़े बड़े घंटे कहीं बज रहे हैं। जब आप कान बंद करते हैं, कान तो आपने टाइट बंद किए हुए हैं लेकिन घंटियाँ बज रही हैं कहीं पे। जब मैं प्रैक्टिस करता था तो मैं कान खोल के सुनता कि कहीं कोई मंदिर तो नहीं पास में, फिर कान बंद करता, फिर आवाज़ आनी शुरू हो जाती। फिर उसके बाद जब घंटियों की आवाज़ भी आप क्रॉस कर जाते हैं, फिर थर्ड स्टेज में एंटर करते हैं, वहाँ पे आपको बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है। जो कृष्ण कन्हैया की जो बांसुरी है वो उस नाद को रिप्रेजेंट करती है। कोई ऐसा नहीं कि कृष्ण बैठे बांसुरी बजा रहे हैं, वो समझाया गया कि वो भगवान बांसुरी बजा रहा है, वो नाद बजा रहा है। भगवान शिव का जो डमरू है वो साउंड को रिप्रेजेंट करता है। वो समझाया गया, जैसे छोटे बच्चों को समझा देते ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, एक पिक्चर बना देते, ऐसे प्ले वे में, मतलब खेल खेल में समझाया गया है आपको कि वो डमरू है तो मतलब वो जो नाद को रिप्रेजेंट करता है वो डमरू। वो कृष्ण की जो बांसुरी है, जब घंटियाँ खत्म हो जाएगी आवाज़, फिर बांसुरी सुनाई देगी। मैं सुनता तो मुझे बांसुरी सुनाई देती, मैं सोचता कि कोई बांसुरी सीख रहा है आसपास। कभी 1 2 सेकंड सुनी, फिर वो बंद हो गई। फिर मैं कान खोल के देखता, पड़ोस पड़ोस में देख के आता, क्योंकि मैं उस टाइम प्रैक्टिस करता था। तो फिर देखता कोई नहीं बजा रहा, फिर ध्यान लगाया, फिर कहीं जैसे दूर कहीं पहाड़ों में बैठ के कोई बांसुरी बजा रहा है, और वो इतनी अच्छी होती है, उसमें से आपका मन नहीं करेगा ध्यान, वो एक फिर आपकी समाधि शुरू हो जाती है। जो मीरा ने जो प्राप्त की भक्ति योग के द्वारा, वो बस अपने अपने आप में मस्त आनंद में रहना शुरू हो जाते हो। ऐसी ब्लिस की स्टेट होती है उसमें। ऐसे डिप्रेशन वाला मेडिटेशन नहीं होता कि बस ऐसे कोई साधु महात्मा बन के बैठ गए। आप हर चीज़ को, अपने संसार को भी इंजॉय कर रहे होते हो, उस कनेक्शन को भी इंजॉय कर रहे होते हो, और यहाँ आपकी एनर्जी ऐसी हो जाती है कि आपके आसपास जो आता है वही ब्लिस से भर जाता है, वो पीस से भर जाता है। कोई लड़ने के मूड से आएगा आपके पास और खुश होके चला जाएगा, कोई बीमार होके आएगा और ठीक होके चला जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे सिद्ध लोग आज भी हैं इस धरती के ऊपर, जिनके पास जाते ही आप ठीक हो जाते हो। पीसफुल एकदम से स्टेट ऑफ माइंड आपकी चेंज हो जाएगी। बड़े बड़े योगी तो पंच तत्वों में भी चेंज कर देते हैं, उनकी मर्जी तो बारिश भी करवा दे, वो हवा को भी चेंज कर दें वो, लेकिन वो ऐसा उपयोग करते नहीं। उनके पास वो है सिद्धियाँ, लेकिन वो करते नहीं। वो हिमालय में वो रहते हैं, वो दिखाई भी नहीं देते। वो हजारों साल से रहते हैं, हजार हजार साल उम्र है उनकी। जो गोरखनाथ हैं, जो गुरु गोरखनाथ हैं, एक महाअवतार बाबा जी, 5000 साल उम्र है उनकी। जब वो, लेकिन वो ऐसे कोई चैनल पे आके वो भाषण नहीं देंगे, वो प्रवचन नहीं देंगे, उन्होंने कोई आश्रम नहीं बनाया। उनका आश्रम है लेकिन वो दिखता नहीं, वो सूक्ष्म जगत में है। चाइना ने तो पूरी कोशिश कर ली, रिसर्च कर लिया, उस एक ज्ञानगंज आश्रम है, चेक करना आप इंटरनेट पे, ज्ञानगंज। वहाँ पे योगी हमारे सिद्ध पुरुष रहते हैं, हजारों साल से वहाँ तपस्या करते हैं। वो जो एक सिद्ध योगी जो होने वाला होता है, उसके पास वो आपके घर में ही आ जाएंगे, आपको लेके चले जाएंगे, आपको वहाँ की सारी चीज़ें दिखा के वापस छोड़ जाएंगे कि ये एक ऐसी दुनिया है। यहाँ पे रिसर्च चलते हैं योग के ऊपर आज भी। जो बड़े बड़े विश्व युद्ध होते हैं, जब बड़ी बड़ी पूरी दुनिया के ऊपर जब खतरा होता है, तब वो अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं उसको शांत करने के लिए, उन चीज़ों का, धरती के अस्तित्व को बचाने के लिए। वो अपनी पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं है उनको, वो हजारों साल से बैठे हुए हैं। महाभारत काल से जो साधना कर रहे थे, आज भी वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। अलग अलग ऋषियों के जो आश्रम, जो हमने ऋषि पढ़े ना महाभारत रामायण पुराणों में, उनके आश्रम आज भी हैं हिमालय में, लेकिन वो ऐसे फिजिकल आइज से नहीं दिखते। वो तभी दिखते जब वो चाहें तब
आपको दिखेंगे। तो ये योग की बड़ी गहन परंपरा है। तो ये लास्ट स्टेज थी नाद अनुसंधान, फिर ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, फिर अभ्यास करते करते। और इस दौरान कुंडलिनी और चक्रों का भी विवरण आता है कि जब आप इस यात्रा में होते हैं, जब आपकी कुंडलिनी जागृत होती है तो मूलाधार, स्वादिष्ठान और चक्रों से में पहुंचती वो ऊर्जा, जहाँ जहाँ पहुंचती है वैसी वैसी शक्तियाँ आपके अंदर आनी शुरू हो जाती हैं, वैसी वैसी पॉसिबिलिटीज़ खुलनी शुरू हो जाती है आपके जीवन में। हर 7 चक्र हैं, वो भी जो योग की एनाटॉमी, जो फिजियोलॉजी है, आजकल टीटीसी में योग की एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है। क्या ये नर्वस सिस्टम है, ये आपका मस्कुलर सिस्टम है, ये आपका डाइजेशन सिस्टम है ना, ये पढ़ाया जाता है योग में। लेकिन एक्चुअल में योग की एनाटॉमी फिजियोलॉजी ये नहीं है। योग की एनाटॉमी फिजियोलॉजी है पंच तत्व, 5 लेयर्स, पंचकोश, 7 चक्र, पंच प्राण, 25 तत्व, 25 एलिमेंट से हम बने हैं। वो योग की एनाटॉमी फिजियोलॉजी होनी चाहिए। वो जब समझोगे आप, वो मैं समझाऊंगा आपको सारी, अगर आपको समझ पकड़ आपके कुछ पल्ले पड़ा तो। अभी वो देखेंगे आपकी कैसी गति रहेगी, उसी हिसाब से आपको मैं सिखाऊंगा। नहीं तो आप शरीर के ऊपर तो है ही, बीमारियां तो ठीक करनी बता ही दूंगा आपको। फिर उन सारी एनाटॉमी फिजियोलॉजी को हम जानते हैं, तब हम योग के अभ्यास को ढंग से कर पाते हैं। तो ये आज जो सारा सिस्टम है ये हठ योग का है। फिर हठ योग में महर्षि स्वात्माराम से घेरंड ऋषि हुए, घेरंड ऋषि से फिर आगे ऐसे पैदा होते होते जो मॉडर्न जो योगा हम सीखते हैं, जो हम ये आसन प्राणायाम, ये जो मॉडर्न योगा के जनक हैं वो हैं टी कृष्णमाचार्य हैं। जो पावर योगा जो है, जो एडवांस मॉडर्न योगा जो चला हुआ, वो टी कृष्णमाचार्य एक गुरु हुए, वहाँ से शुरू हुआ वो। और उससे पहले बिहार योग विद्यालय में बहुत काम किया गया। तो वो सारी जो बाबा रामदेव फॉलो करते हैं, वो सत्यानंद योग को फॉलो करते हैं। अभी इस हठ योग की भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हठ योग तो बेस हो गया, उसमें से फिर अष्टांग योग, फिर अलग अलग स्टाइल्स जो मॉडर्न ज़माने में आजकल जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, जो हम लोग अपनी क्लास में प्रैक्टिस करते हैं, वो भी आपको मैं सारी समझाऊंगा। उनका बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। बाकी आपकी जितनी प्यास होगी आप उतना रिसीव कर पाओगे, उतना आप एक्सप्लोर आपको खुद भी करना पड़ेगा। क्योंकि इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि सारी उम्र भी मैं पढ़ाता रहूँ, सीखता रहूँ, तो मुझे ही आज तक पूरा समझ में नहीं आया, तो आपको तो इतना जल्दी नहीं आएगा। मैं आपको एक यात्रा, एक ट्रैक पे लेके छोड़ दूंगा, उसके बाद आप किस स्टेशन तक पहुंचोगे, कहाँ पहुंचोगे, आपकी खुद की यात्रा है। या टीटीसी करके छोड़ के आराम से बैठ जाना, एक्सरसाइज भी मत करना, खा के हो जाना 100 किलो के, वो भी आपकी मर्जी है। बताया था ना मैंने, प्रकृति देती है, आपकी चॉइस, मर्जी आपकी। मैं तो आपको सिखा दूंगा, पढ़ा दूंगा, गाइड कभी पूछोगे मैसेज कॉल करके वो भी बता दूंगा, किस क्लाइंट को क्या कराएं वो भी बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले खुद करना शुरू करना है, ठीक है। तो कल से हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। हठ योग हमने समझ लिया, कल से हम थोड़ी आसनों के अंतर्गत बैठने के, खड़े होने के आसन, कितने टाइप के आसन होते हैं वो सीखेंगे। कल हम आसनों का पार्ट सीखेंगे। हठ योग और ट्रेडिशनल योग की हमने बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको मोटा मोटा समझा दिया, और वीडियो आपको सेंड कर दूंगा मैं हठ योग की। कल्चर जिसको एग्जाम देना है कि गुरु गोरखनाथ कौन थे, शिव जी कौन थे, किस बुक में कितने सूत्र हैं, कितने अध्याय हैं, किस में क्या बताया है, वो सब पढ़ना पड़ेगा जिसको एग्ज़ाम देना है YCB लेवल 1 का। वो मैं आपको वो वीडियो सेंड कर दूंगा, उसमें थ्योरेटिकल पढ़ लेना। जिसको एग्ज़ाम देना है उसको थ्योरेटिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं, पढ़ने की ज़रूरत है। जिसको प्रैक्टिकल, सिर्फ प्रैक्टिकल करना है, उनको ज़रूरत नहीं है। जिनको खुद के लिए प्रैक्टिस करनी है वो तो बस अपना ऐसे ही, ज़्यादा किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, पहले ही बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, अभ्यास करना, धीरे धीरे समझ में आता चला जाएगा। वो मैं जो सिखाऊँ उतना ही काफ़ी है उनके लिए, ठीक है जी। चलिए टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास का भी मेरी 3 बार ओम का उच्चारण कर लेते हैं। आज जो रिकॉर्ड किया है इसको भी मैं इनको क्या कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। 1-2 दिन में जो ग्रुप है वो फाइनल हो जाएगा। फिर हम टेलीग्राम, एक एप्लीकेशन है, जैसे व्हाट्सएप है ना, ऐसे टेलीग्राम है ऐप, उस पर अपना ग्रुप बना लेंगे एक। व्हाट्सएप पे तो क्या है, 20-30 MB तक की कोई फाइल वो होगी आपकी, मतलब उसको आप स्टोर कर पाओगे। लेकिन टेलीग्राम में क्या है, आप 2 GB की फ़ाइल भी शेयर कर सकते हो, पूरी मूवी भी शेयर करते हैं लोग उस पर। तो ये पूरी जो वीडियो होगी ये कम से कम 1 GB की होगी, तो उस पर मैं डाल दूंगा, उस वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलिए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं।
Receive positive healing light. Clean and charge your chakras. Clean your aura. अपने पूरे शरीर का रिस्पेक्ट दीजिए, पूरे शरीर को रिस्पेक्ट दें, धन्यवाद दें। एक साथ मिलके बोलेंगे, लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। आप सबका धन्यवाद, सबका नमस्ते। अपने शरीर का ध्यान रखें, शरीर को रिस्पेक्ट करें, मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना उसके लिए सबका धन्यवाद। इतनी देर तक बने रहे, ये एक योग की सिद्धि है, आपके लिए सिद्धि है ये, है ना। इतनी देर तक फोकस करके सुनते रहना। किसी का कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो तो पूछ लीजिए, 2 मिनट है। हरिओम सर, थैंक यू सो मच। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप बाद में भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर देना, कॉल मत करना। कॉल तो देखो अभी भी आ रही है मेरी, मैं उठाता नहीं कॉल ऐसे, क्योंकि क्लास में होता हूँ या फिर मेरा रेस्टिंग टाइम होता है, उस टाइम मैं सो गया होता हूँ। चलिए, उस टाइम मैं चार्ज हो रहा होता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की वीडियो मैं सेंड कर दूंगा सबके पास।